बहुत जल्द आपको हमारे एप्लीकेशन पे ये सारी सीरीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर इसके आगे के एपिसोड में कंटिन्यू रखूँगा। यूट्यूब के आगे के एपिसोड वहाँ पर मैं डालना स्टार्ट कर दूँगा। 3-4 सीरीज़ के डालूँगा और मैं उधर नहीं और रूथलेस तो कंफर्म में वहाँ पर अपलोड करूँगा सेपरेट सीरीज़ में। उसमें आपको सीक्वेंस वाइज सारे एपिसोड मिल जाएंगे। सागा सीरीज़ में एप्लीकेशन में अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। पूरा काम ख़त्म हो चुका एप्लीकेशन का। 1-2 दिन में बढ़िया अपडेट एक आ जाएगा। उसके बाद मैं वहाँ पर डालना शुरू कर दूँगा। मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एपिसोड इसके आगे के यूट्यूब के। और स्टार्टिंग के एपिसोड का भी मैं अपलोडिंग का एक पर्सन हायर कर रखा है मैंने। अब वो अपलोडिंग स्टार्ट कर देगा। एपिसोड 1 से वो डेली अपलोड करता रहेगा 20-20 मिनट के। एंड और कंप्लीट कर देगा सीरीज़। अच्छी वॉइस होगी वाली स्टार्टिंग से एपिसोड की। बाकी जिसको इसके आगे के एपिसोड सुनना है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहाँ पर एपिसोड नंबर के बाद में वहाँ पर वो टाइटल लिख दूँगा मैं, तो वहाँ पर आप लोग सुन सकते हो। और डेली एपिसोड यहाँ पर भी मैं इसको शेड्यूल करूँगा तो यहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा और वहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा। दोनों जगह आपको डेली एपिसोड 30 मिनट के आएंगे एपिसोड सारे, वो आपको मिल जाएंगे देखने को। नीलेश की नजरें हल्की सी चमकी जब उसने गंगा की ओर देखा। फिर उसने रमन से कहा, यह व्यक्ति सदर्न 9 काउंटीज के हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुका है और उसकी ख्याति पहले ही फैल चुकी है। रमन ने यह बात समझ ली और गंभीर स्वर में पूछा, तो यह हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट का जीनियस है? इसकी रैंक क्या थी? नीलेश ने जवाब दिया, हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट विंड फॉरेस्ट फायर माउंटेन में आयोजित हुआ था। फ्लेम डेमन के विस्फोट के कारण पूरा टूर्नामेंट बीच में ही रुक गया था और केवल टॉप 3 तय हुए थे, अंतिम रैंकिंग नहीं हुई थी। लेकिन यह व्यक्ति बेहद शक्तिशाली था। इसने बाकी दोनों टॉप 3 प्रतिभागियों को मार दिया। इसलिए इसे हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट का प्रथम स्थान विजेता माना जाता है। ये सारी जानकारी नीलेश को अरोरा काउंटी के प्रिंस ने दी थी। पूरे ब्लैक स्टार में अगर सबसे अधिक जानकारी रखने वाला कोई था तो वह रॉयल फैमिली थी, क्योंकि उन्होंने डिवाइन एम्पायर की स्थापना की थी और हर प्रांत में वॉनली डिवाइन साउंड अरे मौजूद था, जिससे बड़ी घटनाओं की खबर तुरंत साझा हो जाती थी। नीलेश की बात सुनकर विनोद, संजय और बाकी लोग समझ गए कि गंगा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट का चैंपियन है। रमन की आंखों में आश्चर्य चमका। उसने मन ही मन सोचा, ये हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट का विजेता है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत मुझसे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या सदर्न 9 काउंटीज़ की ओवरऑल शक्ति ईस्टर्न 9 काउंटीज़ से इतनी ज़्यादा है? इसी बीच नीलेश ने गुप्त रूप से रमन को संदेश भेजा, रमन, उन दोनों महिलाओं को तुरंत मार डालो। वे ड्रैगन मार्शल अकेडमी की शिष्य हैं। अगर वे बचकर निकल गईं और अकेडमी को पता चल गया तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। रमन ने तुरंत स्थिति समझ ली और इस योजना से सहमत हो गया। अगर गंगा हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट का विजेता है तो ड्रैगन मार्शल अकेडमी निश्चित रूप से उसे बहुत महत्व देती होगी और उसे पूरी तरह विकसित करेगी। अगर उसे मार दिया गया तो अकेडमी जरूर इस मामले की जांच करेगी और न रमन न ही रेड सेक्ट इसके परिणाम झेल पाएंगे। इसलिए इस पूरे मामले को गुप्त रखना जरूरी था। रमन ने सिर हिलाया, अपनी लंबी तलवार कसकर पकड़ी और तुरंत हमला करने के बजाय सही मौके का इंतजार करने लगा, ताकि अचानक वार करके रोमा और नगीना बहनों को एक ही वार में मार सके। उसी समय नीलेश ने अपने साथ आए रेड सेक्ट के सदस्यों को भी संदेश भेजा, जैसे ही मैं गंगा को पकड़ूं, तुम तुरंत मैनर के सभी लोगों को मार देना। अगर गंगा की हत्या की खबर ड्रैगन मार्शल अकेडमी तक पहुंच गई तो हमारा रेड सेक्ट नष्ट हो जाएगा। आदेश मिलते ही सभी सदस्य सतर्क हो गए और हमला करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि गंगा को ठीक ठीक पता नहीं था कि नीलेश ने क्या कहा, लेकिन लोगों के भाव देखकर वह समझ गया कि सामने वाले सभी को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन गंगा भी यही चाहता था। वह नीलेश और उसके लोगों को एक ही बार में समाप्त करना चाहता था। बिना देर किए उसने अपनी तलवार घुमाई और 9 स्टार्स अलाइंड का प्रहार किया। उसकी तलवार में 9 लेयर फायर ड्रैगन और 5 लेयर गले का सार समाहित था और वह शक्ति सामने की ओर टूट पड़ी। लेकिन उसका लक्ष्य नीलेश नहीं था, बल्कि रेड सेक्ट के सदस्य और रमन थे। 9 सितारे फैलकर सैकड़ों मीटर तक एक त्रिआयामी संरचना में फैल गए और सभी को घेर लिया। आग के ड्रैगन की गर्जना गूंज उठी, जलती लपटें रक्त को सुखाने लगीं और भयानक दबाव से रक्त और ची ठहरने लगे। उसकी शक्ति बेहद भयावह थी। इस हमले के सामने वॉइड रेल्म के शुरुआती स्तर के रमन और रेड सेक्ट के सदस्य भी मृत्यु का भय महसूस करने लगे। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि गंगा अचानक उन पर हमला करेगा और उन्हें प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला।
केवल रमन ने थोड़ा तेज प्रतिक्रिया दी। वह तुरंत पूरी ताकत से पीछे हटने लगा और वन स्वॉर्ड 3 ऑटम्स का प्रयोग किया। भले ही यह 9 स्टार्स अलाइंड को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन वह केवल इसकी गति धीमी करना चाहता था। गंगा, तुम मौत को बुला रहे हो, नीलेश गर्जा। उसने अपनी कर्व्ड ब्लेड उठाई और मून व्हील टर्न नामक डिवाइन पावर का प्रयोग करते हुए 9 स्टार्स अलाइंड को रोकने की कोशिश की, लेकिन गंगा की स्टार एनर्जी गहरी थी और विंड इंटेंट के कारण उसकी गति इतनी तेज थी कि मून व्हील सीधे उसे रोक नहीं सका। एक जोरदार धमाके के साथ मून व्हील ने साइड से हमला किया, जिससे 3 सितारे टूट गए और 9 स्टार्स अलाइंड की शक्ति कम हो गई। उसी समय रमन आगे बढ़ा और एक और सितारा तोड़कर घेरे से बाहर निकल गया। लेकिन बाकी रेड सेक्ट के सदस्य इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे 5 सितारों के घेरे में फंस गए और 9 फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट तथा 5 फोल्ड विंड इंटेंट के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाए। नीलेश द्वारा लाए गए दर्जनों शिष्य वहीं मारे गए। नहीं, नीलेश चिल्लाया, लेकिन अब कुछ नहीं बदला जा सकता था। रेड सेक्ट वैसे भी बहुत शक्तिशाली नहीं था और ये सभी उसके एलीट सदस्य थे। अब उनके मरने के बाद और विनोद के मरने के कगार पर होने के कारण उसके पास कोई भी उच्च स्तर का कल्टिवेटर नहीं बचा था। नीलेश क्रोध से भर उठा। उसने गंगा की ओर घूरते हुए दांत पीसकर कहा, गंगा, क्या तुम सच में सोचते हो कि हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में पहला स्थान जीतने से तुम मुझसे एक मिड स्टेज वॉइड रेल्म कल्टिवेटर से लड़ सकते हो? मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। हालांकि अरोरा काउंटी के प्रिंस ने उसे बताया था कि गंगा मिड स्टेज वॉइड रेल्म कल्टिवेटर को हरा सकता है, लेकिन नीलेश को इस पर विश्वास नहीं था। उसे लगा इसमें जरूर अतिशयोक्ति है या किसी और ने गंगा की मदद की होगी। उसके अनुसार सोल कंडेंसेशन रेल्म के लेट स्टेज का व्यक्ति मिड स्टेज वॉइड रेल्म को नहीं हरा सकता। लेकिन नीलेश के क्रोधित होते ही गंगा ने बिना कुछ कहे फिर से हमला कर दिया। 9 स्टार्स अलाइंड तलवार की शक्ति सीधे उसकी ओर बढ़ी। गंगा, मैं तुम्हें जरूर मारूंगा। नीलेश गर्जा और अपनी कर्व्ड ब्लेड घुमाए। उसके ऊपर ब्लेड का एक विशाल फैंटम प्रकट हुआ, जिसमें 8 फोल्ड ब्लेड टेक्निक की शक्ति समाहित थी। उसका कॉन्सेप्ट विनोद जैसा ही था, लेकिन उसकी समझ और प्रतिभा अपने बेटे से कमजोर थी। मिड स्टेज वॉइड रेल्म होने के बावजूद उसकी स्वॉर्ड इंटेंट केवल 8वें स्तर तक पहुंची थी। फिर भी अपनी कल्टिवेशन के कारण वह विनोद से अधिक शक्तिशाली था। लोअर मून स्काई पियर्सिंग स्लैश। नीलेश ने अपनी तलवार ऊपर की ओर उठाई। उसकी ब्लेड लाइट एक घटते चांद की तरह घूमती हुई ऊपर उठी और गंगा की ओर बढ़ी। इस बार उसने अपनी 8वें स्तर की शक्ति और डिवाइन पावर का पूरा उपयोग किया, जिससे उसका हमला पहले से दोगुना शक्तिशाली हो गया। जैसे ही यह प्रहार निकला, उसकी दबदबे वाली शक्ति ने तुरंत गंगा के 9 स्टार्स अलाइंड को दबा दिया और 9 सितारे कांपने लगे। हालांकि 9 स्टार्स अलाइंड इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं था। आग के ड्रैगन गरजे और अपनी पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ते रहे। धड़ाम, लोअर मून स्काई पियर्सिंग स्लैश और 9 स्टार्स हवा में आपस में टकराए। दोनों की ऊर्जा आपस में उलझ गई और नीली स्टार एनर्जी फटकर पूरे यंजिया माउंटेन के ऊपर आकाश को ढकने वाली एक नीली ऊर्जा लेयर में बदल गई। फायर ड्रैगन का आभास भी गायब हो गया और वह बैंगनी लाल चिंगारियों में बदलकर हवा में बिखर गया। एक पल के लिए पूरा आकाश ऐसा लग रहा था जैसे नीली आकाशगंगा हो, जिसमें बैंगनी लाल सितारे चमक रहे हों। एक अद्भुत दृश्य बन गया। सभी लोग उस आकाश को देखने लगे और कुछ क्षणों के लिए वे अभी अभी हुई भीषण लड़ाई को भी भूल गए। लेकिन गंगा के पास इस सुंदर दृश्य को देखने का समय नहीं था, क्योंकि लोअर मून स्काई पियर्सिंग स्लैश जबरदस्त ताकत के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, 9 फोल्ड फायर ड्रैगन इंटेंट शुरुआती वॉइड रेल्म के खिलाफ काफी है, लेकिन मिड स्टेज वॉइड रेल्म के सामने अभी भी कमजोर पड़ रही है। फिर भी उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने आंखें सिकोड़ते हुए अपनी तलवार उठाई। इस बार उसने अपनी सारी शक्ति झोंक दी। आर्टिफैक्ट एक्टिवेशन, फायर ड्रैगन इंटेंट, विंड इंटेंट, डिवाइन सोल पावर, सब कुछ एक साथ। फिर उसने अपनी नई चाल का प्रयोग किया, मीटियोर स्वॉर्ड टेक्निक की तीसरी चाल, स्वॉलोइंग द स्टारी स्काई। उसके हाथ की तलवार अत्यंत तेज गति से कांपने लगी और उससे निकलती हुई ऊर्जा ने एक घूमता हुआ वॉर्टेक्स बना दिया। नीली स्टार एनर्जी तेजी से घूमने लगी, जैसे कोई ब्लैक होल हो। आसपास की सारी हवा, ऊर्जा और स्पिरिचुअल एनर्जी उस वॉर्टेक्स की ओर खींचने लगी और उसमें समा गई। जोरदार धमाकों की आवाज गूंज उठी। केवल हवा ही नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस अजीब तलवार की शक्ति से फट रही थी। फायर ड्रैगन गर्जना करने लगा और गले उसके साथ बहने लगी। दोनों शक्तियां वॉर्टेक्स में और भी मजबूत हो गईं।
फायर ड्रैगन वॉर्टेक्स के केंद्र से निकलकर और भी भयानक हो गया, जबकि गले ने वॉर्टेक्स की गति और खिंचाव को और बढ़ा दिया। अगले ही क्षण ये भयंकर स्वॉर्ड लाइट सीधे नीलेश के लोअर मून स्काई पियर्सिंग स्लैश की ओर बढ़ी। जहां जहां ये वॉर्टेक्स गुजरता, वहां की हर चीज खींचकर उसमें चली जाती। चैटर्जी फैमिली विलेज के टूटे हुए खंडहर भी खींचकर उसमें समा गए और पीछे से धूल बनकर बाहर निकल गए। आसपास के पेड़ भी जड़ से उखड़कर वॉर्टेक्स में समा गए और धूल बनकर उड़ गए। कुछ ही पलों में आकाश में रंग बिरंगी धूल फैल गई, एक अद्भुत लेकिन खतरनाक दृश्य बन गया। इस वॉर्टेक्स का खिंचाव इतना भयानक था कि आसपास खड़े लोग भी उसकी ओर खींचने लगे। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को स्थिर रखा। रोमा और नगीना ने तुरंत आगे बढ़कर चैटर्जी फैमिली के कमजोर लोगों को बचाया ताकि वे वॉर्टेक्स में न खींच जाएं। लेकिन इस वॉर्टेक्स की असली भयावहता सिर्फ उसका खिंचाव नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा थी, जिसने पूरी तरह नीलेश के लोअर मून स्काई पियर्सिंग स्लैश को दबा दिया। रमन, संजय और विनोद आकाश की ओर देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सोल कंडेंसेशन रेल्म का एक लेट स्टेज कल्टिवेटर इतनी भयानक शक्ति दिखा सकता है। नीलेश भी इस समय स्तब्ध था। तभी अचानक उसका लोअर मून स्काई पियर्सिंग स्लैश तेजी से आगे बढ़ा। असल में वह खुद नहीं बढ़ा, बल्कि वॉर्टेक्स की खिंचाव शक्ति से खींचा गया। कुछ ही क्षणों में वह विशाल वॉर्टेक्स के अंदर समा गया। एक भयंकर विस्फोट हुआ और उसकी ऊर्जा चारों ओर फैल गई, लेकिन वॉर्टेक्स की खिंचाव शक्ति इतनी ज्यादा थी कि सारी ऊर्जा उसी में समा गई और तुरंत नष्ट हो गई। नीलेश का पूरा हमला बिना किसी प्रभाव के खत्म हो गया। इसके विपरीत वॉर्टेक्स स्वॉर्ड लाइट और भी शक्तिशाली हो गई। आसपास की सारी ऊर्जा उसमें समाती जा रही थी और वह सीधे नीलेश की ओर बढ़ रही थी। दरअसल स्वॉलोइंग द स्टारी स्काई की खासियत ही यही थी। ये दुश्मन की ऊर्जा को निगलकर उसका एक हिस्सा अपनी शक्ति में बदल देता है, इसलिए जितना ज्यादा हमला उस पर होता, वह उतना ही शक्तिशाली बन जाता। नीलेश का चेहरा अब तनाव से भर गया। उसने सोचा, ये कैसी डिवाइन एबिलिटी है, इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है। अब उसे अरोरा काउंटी के प्रिंस की बात याद आई कि गंगा मिड स्टेज वॉइड रेल्म कल्टिवेटर को मार सकता है। पहले उसने इसे नहीं माना था, लेकिन अब उसे समझ आ गया कि गंगा को सामान्य नियमों से नहीं आंका जा सकता। घबराकर उसने पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन वॉर्टेक्स की खिंचाव शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह हिल भी नहीं पाया। उसकी शक्ति और वॉर्टेक्स के बीच कुछ क्षणों का संतुलन बना, लेकिन दूरी लगातार कम होती जा रही थी। पलक झपकते ही वॉर्टेक्स उसके पास पहुंच गया। धड़ाम! नीलेश पूरी तरह उस वॉर्टेक्स में समा गया। उसके शरीर में असहनीय दर्द उठा और उसके चेहरे पर भय छा गया। उसने तुरंत अपनी पूरी शक्ति से एक रक्षा कवच बना लिया और वॉर्टेक्स के अंदर से उसके केंद्र पर हमला करने की कोशिश की। उसे पता था कि वॉर्टेक्स का केंद्र ही उसकी शक्ति का सोर्स है। अगर उसे नष्ट कर दिया जाए तो ये तकनीक खत्म हो जाएगी। लेकिन उसकी हर तलवार की किरण वॉर्टेक्स में समा जाती और कोई असर नहीं कर पाती। इसके उलट उसकी ऊर्जा को निगलकर वॉर्टेक्स और भी शक्तिशाली होता जा रहा था। अब नीलेश को समझ आ गया, ये सिर्फ विनाश नहीं करता, बल्कि ऊर्जा को अवशोषित करके खुद को और मजबूत बनाता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये कैसे संभव है? इस वर्ल्ड में ऐसी भी डिवाइन एबिलिटी हो सकती है? धड़ाम! जैसे ही नीलेश गहरे विचार में डूबा हुआ था, उसके शरीर पर बना रक्षा कवच वॉर्टेक्स स्वॉर्ड लाइट के दबाव को सह नहीं सका और टूट गया। उसका शरीर सीधे उस भयानक वॉर्टेक्स के सामने खुल गया। ट्रू एनर्जी की धारें हवा के तेज ब्लेड की तरह उसके शरीर को काटने लगीं, और देखते ही देखते उसका शरीर खून की धुंध में बदल गया, जिससे नीले वॉर्टेक्स में लाल रंग की लेयर जुड़ गई। नहीं, मुझे टिके रहना होगा। नीलेश की इच्छाशक्ति बेहद मजबूत थी। वो इस तरह मरना नहीं चाहता था। उसी क्षण उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसकी आंखों में क्रूर चमक उभरी। उसने पूरी ताकत से अपने शरीर को नियंत्रित किया और वॉर्टेक्स की गति के साथ खुद को उसके केंद्र की ओर धकेल दिया। जैसे ही वह वॉर्टेक्स के केंद्र के पास पहुंचा, उसने अचानक अपनी सारी रक्षा छोड़ दी और लोअर मून स्काई पियर्सिंग स्लैश को सीधे वॉर्टेक्स के कॉ पर छोड़ दिया। हालांकि यह प्रहार तुरंत ही वॉर्टेक्स द्वारा चकनाचूर कर दिया गया, लेकिन बेहद करीब होने के कारण उस विस्फोट की ऊर्जा ने वॉर्टेक्स के कॉ पर हल्का असर जरूर डाला। गर्जनाएं गूंज उठीं। वॉर्टेक्स जोर जोर से कांपने लगा। उस पल उसकी खींचने और हमला करने की शक्ति कुछ कम हो गई, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ। अपनी रक्षा त्यागने के कारण नीलेश का शरीर उसी क्षण फट गया और वह पीछे की ओर उछलकर बाहर गिर पड़ा। हालांकि वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था, लेकिन उसका शरीर लगभग खत्म हो चुका था।
हाथ पैर कई जगह से टूट चुके थे, छाती चकनाचूर थी और दिल तक दिखाई दे रहा था। वो अभी भी जिंदा था, लेकिन बस नाम मात्र, हफ हफ। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल पा रही थी। ये दृश्य देखकर रमन स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि नीलेश हार सकता है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि मिड स्टेज वॉइड रेल्म का एक्सपर्ट इस हालत में पहुंचा दिया जाएगा। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। रमन ने तुरंत रोमा और नगीना की ओर देखा। हालांकि वह घायल था, फिर भी वो अर्ली वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर था और दोनों बहनों को पकड़ सकता था। उसने सोचा, अगर मैं इन्हें बंधक बना लूं, तो गंगा कुछ नहीं कर पाएगा। ये सोचकर वह तेजी से उनकी ओर बढ़ा। उसके चारों ओर की ऊर्जा ने धूल उड़ाकर एक दबदबा पैदा कर दिया। संजय ने भी उसकी योजना समझ ली और उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन गंगा ने ये सब देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। रोमा, नगीना, रमन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक चिल्ला उठा, ये क्या है? एक काली, भयानक डेमोनिक एनर्जी तेजी से नगीना के पीछे से निकली और सीधा रमन की ओर बढ़ी। उसके भीतर एक छोटा काला बिल्ली का बच्चा था। रमन ने उस शक्ति को महसूस किया और डर गया। उसने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत देर कर चुका था। म्याऊं! छोटी काली बिल्ली ने गर्जना की और उसकी ऊर्जा रमन की पीठ से टकराए। वो तोप के गोले की तरह उछलकर दूर जा गिरा और वहीं मर गया। एक ही बार में उसका अंत हो गया। डेमोनिक एनर्जी धीरे धीरे छट गई और उस बिल्ली का असली रूप सामने आ गया। ये देखकर संजय के होश उड़ गए। उसका शरीर कांपने लगा और वह डर के मारे लगभग रो पड़ा। मुझे मत मारो! वह घुटनों के बल गिर पड़ा और भीख मांगने लगा। लेकिन वह बिल्ली गंगा के आदेश पर सिर्फ रोमा और नगीना की रक्षा कर रही थी। संजय ने हमला नहीं किया था, इसलिए उसने उसे नजरअंदाज किया और वापस जाकर नगीना के कंधे पर बैठ गई। उसी समय धड़ाम! नीलेश का टूटा हुआ शरीर पास में गिरा, जिससे संजय डर के मारे कांप उठा। उसने देखा, नीलेश अब पहचान में भी नहीं आ रहा था। उसका शरीर पूरी तरह बिगाड़ हो चुका था, जैसे कोई राक्षस हो। बचाओ! नीलेश ने कमजोर आवाज में कहा, लेकिन संजय इतना डरा हुआ था कि पीछे हट गया और उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं कर सका। दूसरी ओर विनोद पूरी तरह स्तब्ध खड़ा था। ये कैसे हो सकता है? वह बड़बड़ाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता, एक मिड स्टेज वॉइड रेल्म एक्सपर्ट, को एक सोल कंडेंसेशन रेल्म के लेट स्टेज कल्टिवेटर ने इस हालत में पहुंचा दिया। यंग फीनिक्स टूर्नामेंट के शीर्ष प्रतिभागियों में भी ऐसी ताकत नहीं थी। ये इंसान नहीं, एक राक्षस है। उसी समय गंगा आसमान से उतरकर विनोद के सामने आ गया। उसने बस एक नज़र उस पर डाली, शांत, भावहीन नज़र, लेकिन वही नज़र विनोद के लिए डर से भर देने वाली थी। वो कुछ कह भी नहीं पाया, लेकिन गंगा ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। विनोद वैसे भी मरने वाला था। गंगा मुड़ा और संजय तथा नीलेश की ओर चल पड़ा। मुझे नज़रअंदाज कर दिया। विनोद के भीतर गहरी हीनता की भावना उठी। उसे एहसास हुआ, वह कभी भी असली जीनियस नहीं था। मैं एक चींटी हूँ। वह पागलों की तरह हंसने लगा। अचानक, अपनी हालत के बावजूद वह उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पागलपन भरा हत्या का इरादा था। गंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। वह दौड़ा, लेकिन 2 कदम भी नहीं चल पाया। उसने खून उगला, जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांपने लगा और कुछ ही क्षणों में उसकी मौत हो गई। उसकी आखिरी कोशिश भी बेकार गई। गंगा ने बस सिर हिलाया और उसकी ओर ध्यान दिए बिना नीलेश की ओर देखने लगा। नीलेश अब पूरी तरह बदल चुका था और उसकी चोटें विनोद से भी ज्यादा गंभीर थीं। हालांकि उसमें अभी भी हल्की सी सांस बाकी थी, लेकिन वह केवल किसी तरह जीवित था। ये कहना पड़ेगा कि स्वॉलोइंग द स्टारी स्काई की वास्तविक युद्ध में शक्ति गंगा की उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसने पहले सोचा था कि मिड स्टेज वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर से निपटना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि नीलेश इस हालत में पहुंच जाएगा। हालांकि इसका एक कारण ये भी था कि नीलेश की ताकत मिड स्टेज वॉइड रेल्म में बहुत ऊंची नहीं थी, बल्कि उसे निचले स्तर का ही माना जा सकता था। गंगा ने हाथ उठाया और एक फिंगर बीम छोड़कर नीलेश के सिर को भेद दिया, जिससे उसका अंत हो गया। नहीं, मुझे मत मारो! गंगा के देखने से पहले ही संजय घुटनों के बल गिरकर बार बार सिर झुकाते हुए दया की भीख मांगने लगा। गंगा ने उसे नजरअंदाज किया, रोमा और नगीना की ओर देखा, संजय की ओर इशारा करते हुए कहा, यह आदमी जो दुश्मन को पिता मान बैठा, तुम्हारे गुप्ता परिवार का है, इसे तुम लोग ही निपटाओ।
गंगा की बात सुनकर रोमा और नगीना जैसे होश में आईं। अभी जो ताकत गंगा ने दिखाई थी वह बेहद भयावह थी। 9-fold फायर ड्रैगन इंटेंट, डिवॉरिंग द स्टार्स, ये सभी तकनीकें उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी और इतनी शक्तिशाली थी कि मिड स्टेज वॉइड रेल्म भी उनका सामना नहीं कर पाया। उन्होंने सोचा था कि गंगा को वॉइड रेल्म के खिलाफ लड़ने के लिए उस छोटी काली बिल्ली की मदद लेनी पड़ेगी, लेकिन अब साफ था कि उसकी अपनी कॉम्बैट पावर ही इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर उसने हिडन ड्रैगन टूर्नामेंट में ही ये ताकत दिखाई होती तो उसकी ख्याति और भी ज्यादा होती। कुछ देर बाद नगीना ने धीरे से कहा, सीनियर ब्रदर, आप सच में बहुत शक्तिशाली हैं। उसकी आंखों में प्रशंसा साफ झलक रही थी। रोमा अपेक्षाकृत शांत थी। उसने संजय की ओर देखा, आगे बढ़ी और गंभीर स्वर में बोली, सुधीर, तुम चैटर्जी फैमिली के सदस्य होकर भी दुश्मनों का साथ देते हो और अपने गुप्ता परिवार को नुकसान पहुंचाते हो। यह अक्षम्य अपराध है। यक्सन, मैं संजय कुछ कहकर अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन रोमा ने उसकी एक नहीं सुनी और एक ही पाम स्ट्राइक में उसे मार डाला। अच्छा हुआ, बिल्कुल सही किया। चैटर्जी फैमिली के सेवकों ने तुरंत उसकी प्रशंसा की, क्योंकि वे रमन से ज्यादा संजय से नफरत करते थे। उसी ने रमन को लोगों पर अत्याचार करने के लिए उकसाया था। इस तरह रमन, संजय और रेड सेक्ट के सभी लोग समाप्त हो गए। गंगा ने चारों ओर नजर डाली। पूरा चैटर्जी फैमिली विलेज खंडहर बन चुका था। उसने रोमा से कहा, मुझे पहले ही अंदाजा था कि यह जगह नष्ट हो जाएगी। लगता है इसे ठीक करने में तुम्हें काफी समय लगेगा। रोमा ने गंभीरता से धन्यवाद दिया। हम पहले ही खुश हैं कि हमें ये जगह वापस मिल गई। ये सब आपकी वजह से हुआ है, सीनियर ब्रदर, धन्यवाद। फिर उसने कहा, रमन के लोग अभी भी चैटर्जी फैमिली विलेज और बाकी संपत्तियों में होंगे। मुझे उन्हें तुरंत संभालना होगा, इसलिए मैं अभी आपके साथ नहीं रह पाऊंगी। गंगा ने हाथ हिलाकर कहा, जाओ अपना काम करो। नगीना ने भी धन्यवाद दिया और दोनों बहनें आगे के कामों में लग गईं। गंगा वहीं खड़ा होकर पूरे क्षेत्र को देखने लगा। अभी अभी इस्तेमाल की गई स्वॉलोइंग द स्टारी स्काई तकनीक को याद करते हुए उसके मन में हल्का डर भी था। उसे एहसास हुआ कि यह तकनीक बिना भेदभाव के हर चीज को निगल लेती है। अगर आसपास निर्दोष लोग हों तो वे भी मारे जा सकते हैं। अभी अगर रोमर और नगीना ने सुरक्षा न की होती तो कई सेवक मारे जाते। उसने मन ही मन तय किया, आगे से इस तकनीक का इस्तेमाल और सावधानी से करना होगा। इसके बाद उसने बैटलफील्ड को साफ करना शुरू किया। नीलेश, विनोद, रमन और बाकी लोगों के स्टोरेज रिंग्स लेकर उसने एक एक करके जांच की। रमन के पास बस एक ठीक ठाक कल्टिवेशन टेक्निक थी, बाकी सब सामान्य चीजें थीं। बाकी लोगों के रिंग्स में भी कुछ खास नहीं मिला। फिर उसने नीलेश का स्टोरेज रिंग खोला। हालांकि रेड सेक्ट बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन उसके लीडर होने के कारण उसके पास काफी सामान था। सबसे ज्यादा खुशी गंगा को तब हुई जब उसे उसमें 3 शैन लेवल सॉर्ड्स मिली। बाकी लोगों के हथियार जोड़कर उसके पास कुल 6 शैन सॉर्ड्स हो गईं। अब तक गंगा कुल 16 सॉर्ड्स इकट्ठा कर चुका था। उसका लक्ष्य था कि वह 36 सॉर्ड्स इकट्ठा करे और स्टारफॉल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की पहली अवस्था का अभ्यास शुरू करे। तभी उसे एक और अजीब वस्तु मिली, एक हथेली के आकार की ब्रॉन्ज स्टैचू। यह एक 3 सिर और 6 हाथों वाले भयानक डेमन की मूर्ति थी। हर हाथ में अलग अलग हथियार थे, नाइफ, स्पेयर, स्वॉर्ड, हैल्बर्ड, फ्लूट और टॉर्च। यह मूर्ति बहुत पुरानी थी और उस पर हरी जंग लगी हुई थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसमें से एक भयावह और सिनिस्टर ऑरा निकल रही थी, जैसे कोई डेमन कल्टिवेटर उसके अंदर छिपा हो और उसे घूर रहा हो। गंगा हैरान हो गया। वह तुरंत अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में गया और मास्टर से पूछा, मास्टर, जरा देखो तो, यह क्या चीज है? मास्टर अभी अभी जागा था। उसने ध्यान से देखा और उसकी आंखों में एक अजीब चमक आई। अरे, ये तो मोलेश है। मोलेश, वह क्या होता है? गंगा ने पूछा। मास्टर ने समझाया, मोलेश डेमन रेस का एक टोटम है, असल में एक पूजा की वस्तु। उनके अनुसार 3 सिर और 6 हाथों वाला मोलेश एक ऐसा डेमन गॉड है जिसकी शक्ति आकाश और पृथ्वी तक पहुंचती है, जिसे कोई हथियार नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो शून्य में चल सकता है, अंधेरे और प्रकाश के बीच घूम सकता है और पूरे स्टारी सी की हर आवाज सुन सकता है। संक्षेप में, वो एक अजेय डेमन गॉड माना जाता है। गंगा थोड़ा चौंका, फिर बोला, तो इसका मेरे लिए कोई उपयोग नहीं? मास्टर मुस्कुराया, उसकी आंखों में चालाकी झलकी। नहीं, इसका उपयोग है, और बहुत बड़ा उपयोग है। गंगा उत्सुक हो गया, ऐसी मूर्ति का क्या उपयोग हो सकता है? मास्टर ने गंगा से कहा, तुम जानते हो कि इस वर्ल्ड में कुछ लोग फेथ पावर के जरिए कल्टिवेशन करते हैं, है ना?
गंगा ने सिर हिलाया। हाँ, मैं जानता हूँ। तुम्हारी एक डिवाइन थॉट, जीमी गॉड, भी पहले फेथ पावर पर निर्भर करती थी। लेकिन फेथ पावर में बहुत सारे लोगों की भावनाएं और विचार मिल जाते हैं, इसलिए ये कल्टिवेशन का अच्छा तरीका नहीं माना जाता। मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही। इसलिए डेमन रेस के कुछ लोगों ने स्पिरिट मीडियम फर्नेस नाम की चीज बनाई, जो फेथ पावर को इकट्ठा करके उसे शुद्ध करती है। ये सुनकर गंगा ने भौं उठाई और कहा, मास्टर, क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरे हाथ में जो मोलश की ब्रॉन्ज स्टैचू है, वही स्पिरिट मीडियम फर्नेस है? मास्टर ने सिर हिलाया। हाँ, असली बिलीवर्स कभी मोलश की मूर्ति को इस तरह इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए जिसने इसे बनाया, उसने जानबूझकर इस डेमन गॉड स्टैचू का उपयोग फेथ पावर इकट्ठा करने के लिए किया। गंगा ने सोचा और कहा, जो अजीब और खतरनाक और मैंने महसूस किया, क्या वो फेथ पावर थी? मास्टर ने सिर हिलाकर मना किया, नहीं, इसमें अब कोई फेथ पावर नहीं बची। वह सब उस डेमन ने पहले ही अब्जॉर्ब कर लिया है जिसने इसे बनाया था। गंगा उलझ गया, अगर फेथ पावर ही नहीं बची, तो यह मेरे किस काम की? मास्टर मुस्कुराया, क्योंकि इसमें एक ओनरलेस डिवाइन सोल मौजूद है। ये सुनकर गंगा चौंक गया। क्या? एक बिना मालिक की आत्मा? उसे तुरंत जी मी गॉड की याद आई, जो इमॉर्टल लेवल तक पहुंच चुकी थी। उसने पूछा, इस डिवाइन सोल का लेवल क्या है? मास्टर ने कहा, ये पक्का नहीं, लेकिन जो इस स्पिरिट मीडियम फर्नेस को रिफाइन कर सकता है, वह कम से कम इमॉर्टल लेवल का जरूर होगा। अगर तुम इसे अब्जॉर्ब कर लो, तो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ जाएगी। गंगा ने बीच में रोका, लेकिन ये डिवाइन सोल अंदर क्यों फंसी है? मास्टर ने समझाया, शायद किसी ने उसके प्लान को पकड़ लिया और उसे इसी स्टैचू में सील कर दिया। समय के साथ फेथ पावर के विभिन्न इमोशंस उसकी चेतना को बिगाड़ते गए और अंत में वह अपनी सेल्फ अवेयरनेस खोकर ओनरलेस डिवाइन सोल बन गया। गंगा ने सिर हिलाया, उसे लगा मास्टर का अंदाजा सही ही होगा। फिर गंगा ने पूछा, तो मैं इसे कैसे अब्जॉर्ब करूं? मास्टर ने कहा, सीधे अब्जॉर्ब करना तुम्हारे लेवल से बाहर है। तुम्हें धीरे धीरे इसे कॉम्प्रहेंड करके अब्जॉर्ब करना होगा। गंगा ने पूछा, कितना समय लगेगा? मास्टर बोला, पहले अपनी डिवाइन सोल को इसके अंदर भेजो और उसकी ताकत देखो, तभी पता चलेगा। गंगा ने तुरंत अपनी डिवाइन सोल को शरीर से बाहर निकाला। उसकी आत्मा उसके सिर के ऊपर एक ह्यूमन आकृति के रूप में प्रकट हुई, जिसे कोई और नहीं देख सकता था। उसने नीचे देखा, उसका शरीर वहीं खड़ा था। फिर वो सीधे मोलश की ब्रॉन्ज स्टैचू के अंदर प्रवेश कर गया। जैसे ही वो अंदर गया, मास्टर की आवाज आई, सावधान रहना, ये डिवाइन सोल भले ही बिना चेतना के हो, लेकिन बहुत खतरनाक है। गंगा झुंझलाया, ये पहले क्यों नहीं बताया? मास्टर हंस पड़ा, चिंता मत करो, तुम इतने आसानी से नहीं मरोगे। गंगा ने मन ही मन उसे कोसा और सामने का दृश्य देखने लगा। उसने सोचा था कि अंदर अंधेरा होगा, लेकिन वहां एक झोपड़ी, पीछे नदी और दूर धुंध से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। आसमान और चारों ओर ग्रे धुंध फैली हुई थी। ये जगह अजीब है, गंगा ने खुद से कहा और सावधानी से झोपड़ी की ओर देखने लगा। उसने दूर से आवाज लगाई, कोई है? तभी झोपड़ी का दरवाजा चरमराकर खुला। अंदर घना अंधेरा था, जैसे कोई ब्लैक होल हो। गंगा ने आगे बढ़ने के बजाय पीछे हटकर फिर पूछा, कोई है? अंदर से एक भारी आवाज आई, है। अचानक काली धुंध का एक गुबार तेजी से बाहर निकला और गंगा की ओर बढ़ा। डेमोनिक एनर्जी। गंगा ने महसूस किया कि वह असल में डिवाइन सोल थी, लेकिन उसमें भयानक खतरा था। वह तुरंत पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पैर आसपास की धुंध में जकड़ गए हैं। वह हिल नहीं पा रहा था। अंधेरे से निकली आवाज गूंजी, जब यहाँ आ गए हो, तो अब वापस नहीं जा सकते। उस आवाज में ऐसा डर था, जैसे वह नरक की गहराइयों से आ रही हो। अरे! जैसे ही काली धुंध उसकी ओर तेजी से बढ़ी, गंगा ने तुरंत अपनी पूरी डिवाइन सेंस को सक्रिय कर अपने पैरों में लिपटी ग्रे धुंध को तोड़ दिया और तेजी से पीछे हट गया। मर जाओ! काली धुंध के अंदर से दानव भाषा में एक गर्जना सुनाई दी, और वह अचानक और तेज गति से आगे बढ़ी। चूंकि डिवाइन सेंस ग्रे धुंध को तोड़ सकती थी, इससे ये साबित होता था कि यहाँ की हर चीज वास्तव में डिवाइन सेंस से बनी हुई थी। काली धुंध को करीब आते देख गंगा ने तुरंत बविचिंग टेक्निक का उपयोग किया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसका वार बेअसर रहा, जैसे पत्थर समुद्र में डूब जाता है। उसे ये भी महसूस हुआ कि काली धुंध बेहद विशाल थी। उसकी शक्ति जीएमई से कम नहीं थी, बल्कि शायद उससे भी अधिक थी। ये ठीक नहीं है। जब इल्यूजन टेक्निक बेअसर हो गई और काली धुंध तेजी से पास आने लगी, गंगा को एहसास हुआ कि वह मुसीबत में है और उसके पास इससे निपटने का कोई और तरीका नहीं है।
लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही काली धुंध उसके पास पहुंची, वह अचानक रुक गई। यंग मास्टर, मुझे माफ कीजिए, मेरा आपको चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। काली धुंध अचानक पीछे हट गई और घास की झोपड़ी के दरवाजे तक पहुंचकर घूमने लगी और रूप बदलकर एक सुंदर युवा महिला बन गई। उसने नीले रंग का वस्त्र पहन रखा था और उसके माथे के दोनों तरफ हल्के उभरे हुए सींग थे। वह स्पष्ट रूप से एक दानव थी। उस युवती की सुंदरता साधारण से ऊपर थी और उसका स्वभाव आकर्षक और शांत था, जो उसे बेहद मन प्यारी बनाता था। इस अचानक बदलाव से गंगा चौंक गया और सोचने लगा कि काली धुंध कैसे एक महिला में बदल गई। मोलेश की कांस्य प्रतिमा बेहद रहस्यमयी थी और वह यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहता था, इसलिए तुरंत पीछे उड़ने लगा ताकि इस जगह को छोड़ सके। यंग मास्टर, कृपया रुकिए, मैं सच में आपको नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। युवती कुछ कदम आगे बढ़ी, लेकिन फिर रुक गई। उसकी आंखों में उदासी थी, मानो वह डर रही हो कि कहीं वह गंगा को डरा ना दे। लगता है वह नाटक नहीं कर रही, और अगर वह सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती तो अभी नहीं रुकती। गंगा ने मन ही मन सोचा, फिर रुककर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों रहती हो? यहाँ, महिला ने हैरानी से देखा, फिर बोली, यह मेरा घर है, मैं। लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वह फिर से काली धुंध में बदल गई। इस बार उसमें पहले जैसी भयावहता और अंधकार नहीं था, बल्कि उसमें एक प्रकार का दुख झलक रहा था। फिर भी काली धुंध का रूप देखकर गंगा चौंक गया। जैसे ही वह जाने वाला था, काली धुंध फिर बदली और इस बार एक छोटे दानव बच्चे में बदल गई, जो लगभग 3-4 साल का था। उसके हाथ में एक अजीब सा भोजन था, जिसे गंगा ने पहले कभी नहीं देखा था। बच्चे ने उत्सुकता से उसे देखते हुए कहा, अरे बड़े भाई, क्या आप दानव देवता हो? लेकिन आपके 3 सिर और 6 हाथ क्यों नहीं हैं, जैसे दानव देवता मोलेक के होते हैं? यह क्या हो रहा है? गंगा हैरान था और बच्चे से पूछने ही वाला था कि वह बच्चा अचानक एक बूढ़े आदमी में बदल गया और बोला, डेमन गॉड मोलेक, क्या आपने अवतार लिया है? पलक झपकते ही वो बूढ़ा आदमी एक बूढ़ी औरत में बदल गया। अगले 15 मिनट तक काली धुंध बार बार प्रकट होती रही और हर बार एक नए दानव का रूप लेती रही। युवतियां, बच्चे, बूढ़े, वृद्धाएं, ताकतवर आदमी, व्यापारी, वेश्याएं, हर प्रकार के पात्र सामने आए। गंगा कुछ देर तक ये सब देखता रहा और गहरे विचार में डूब गया। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये सभी रूप उस अधिग्रहित न किए गए डिवाइन सोल में बची हुई अपवित्र फेथ पावर के अवशेष हो सकते हैं? ये सोचकर गंगा ने तुरंत एलेक्स से कंफर्म करने की कोशिश की, लेकिन पूछने के बाद भी मास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है आसपास की ग्रे धुंध डिवाइन सेंस को रोक रही है। गंगा ने उस काली धुंध की ओर देखा, जो इस समय एक नर्तकी के रूप में थी। वह इसे और देखना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी अपनी आत्मा थोड़ी अस्थिर हो रही है। उसकी 250,000 स्तर की डिवाइन सेंस के अनुसार उसे सैद्धांतिक रूप से 1 या 2 घंटे तक अपने शरीर से दूर रहने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन आधे घंटे से भी कम समय में अस्थिरता आ गई, जिससे ये स्पष्ट था कि कांस्य प्रतिमा उसकी आत्मा को धीरे धीरे नष्ट कर रही थी। अगर वह ज्यादा देर रुकता तो उसकी आत्मा समाप्त हो सकती थी। गंगा तुरंत कांस्य प्रतिमा से बाहर निकल आया और अपने शरीर में वापस लौट गया। कैसा रहा? जैसे ही गंगा अपनी कॉन्शियसनेस में लौटा, मास्टर ने पूछा। गंगा ने जो कुछ भी देखा और सुना था, सब मास्टर को बताया, जिसमें बविचिंग टेक्निक का उपयोग भी शामिल था। मास्टर ने सुनकर गहराई से सोचा और कहा, तुम्हारे वर्णन के अनुसार ये तय किया जा सकता है कि कांस्य प्रतिमा में मौजूद डिवाइन सोल इमॉर्टैलिटी के स्तर तक पहुंच चुकी है। लेकिन अजीब बात यह है कि यह बिना मालिक की आत्मा इतनी फेथ पावर के साथ कैसे जुड़कर सुरक्षित रह सकती है? मास्टर गहरे विचार में डूब गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह फेथ पावर जानबूझकर डिवाइन सोल के मालिक द्वारा छोड़ी गई हो, ताकि कोई संदेश दिया जा सके? गंगा ने हैरानी से पूछा, संदेश? कैसा संदेश? मास्टर बोला, ये सिर्फ मेरा अनुमान है। अगर सच्चाई जाननी है तो तुम्हें कांस्य प्रतिमा में जाकर हर दानव से मिलना होगा, उनकी हर बात और हर क्रिया को याद रखना होगा, फिर उनका विश्लेषण करना होगा। गंगा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, यह बहुत झंझट वाला काम है, और उन रूपों में कुछ बेहद खतरनाक भी हैं। अगर मैं फिर अंदर गया और उस पहले वाले भयानक रूप से सामना हो गया तो मैं मारा जाऊंगा। मास्टर बोला, तुम अंदर जाओगे तो किनारे पर रहना, ताकि किसी भी समय बाहर निकल सको, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। गंगा ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मास्टर, मतलब तुम मुझे अंदर जाने के लिए मजबूर कर रहे हो?
मास्टर हंसकर बोला, मुझे 90% यकीन है कि इसमें कोई जानकारी छिपी है, जाना या न जाना तुम्हारी मर्जी है। गंगा ने थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। इसके बाद गंगा ने यंजिया माउंटेन में एक शांत गुफा ढूंढी और वहीं रुककर बार बार कांस्य प्रतिमा में प्रवेश करने लगा। हर बार बाहर आने के बाद उसे 1-2 घंटे आराम करना पड़ता था, क्योंकि उसकी आत्मा पर बहुत दबाव पड़ता था। वह हर बार सिर्फ 15 मिनट ही अंदर रह पाता था। इस तरह 3 दिनों में उसने वहां मौजूद सभी लोगों से मुलाकात कर ली। ये सुनिश्चित करने के लिए कि काली धुंध के रूप यादृच्छिक नहीं हैं, उसने 3 दिन और जांच की। आखिरकार उसने पाया कि काली धुंध एक निश्चित क्रम में अलग-अलग रूप लेती है। इस दौरान उसे 2 बार फिर वही भयावह काली धुंध मिली, जिसने इस बार भी बिना रूप बदले सीधे उस पर हमला किया। लेकिन सौभाग्य से वह किनारे पर था और समय रहते भाग निकला। 6 दिन बाद गंगा ने निष्कर्ष निकाला कि उसने कुल 467 अलग-अलग व्यक्तियों को देखा है। अगर उस भयानक काली धुंध को भी शामिल किया जाए तो कुल संख्या 468 होती है। अपनी शक्तिशाली स्मरण शक्ति के कारण उसने सभी लोगों की हर हरकत, भाव और शब्दों को याद कर लिया था। लेकिन असली चुनौती अब शुरू होती है, इस विशाल और कॉम्प्लेक्स जानकारी का विश्लेषण करना। मास्टर, अगर इन सभी रूपों का आपस में कोई संबंध नहीं निकला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, गंगा ने मास्टर की ओर देखते हुए कहा और डेटा व्यवस्थित करने लगा। मास्टर हंसते हुए बोला, हे, ये तो तुम्हारा खुद का फैसला था, इसमें मेरा क्या कसूर? मास्टर ने कहा, हालांकि टाओ फैमिली सिर्फ एक कबीला है, लेकिन उसकी ताकत मिरियड डेमन स्टार रेल्म के डॉग डिवावरिंग स्टार डोमेन के डिवावरिंग राक्षस राजा से बहुत कम नहीं है। कुछ मामलों में तो वे उससे भी बेहतर हैं। हालांकि तुम जो कह रहे हो कि भूपेशी केशव है, उसकी संभावना 1 अरब में 1 है। लेकिन जहां तक ये बात है कि डापाओ डिवावरिंग राक्षस राजा का बेटा है, उसके उस बेवकूफ से चेहरे को देखकर तो मैं मर भी जाऊं, तब भी इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। हा 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 हा, गंगा जोर से हंस पड़ा और उसने खास तौर पर मास्टर की बात कैनन को स्पेशल ब्रेसलेट में बताई। लेकिन कैनन ने बस नाराज होकर आंखें घुमाई और फिर से सोने चला गया। गंगा अपने विचारों से बाहर आया और मास्टर से बोला, अब क्या करें? इस मोलश की आत्मा में 4647 कैरेक्टर्स हैं। अगर मैंने इसे अब्जॉर्ब किया और इन भावनाओं व सूचनाओं से प्रभावित हो गया तो मेरा अंत तय है। मास्टर ने भौहें सिकोड़ी और कहा, दानवों के बीच जरूर ऐसे खास तरीके होते हैं जिनसे इस स्पिरिट मीडियम फर्नेस के अंदर की फेथ पावर को शुद्ध किया जा सके, लेकिन मैंने इस विषय पर शोध नहीं किया है, या शायद जिस डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ मैं अभी फ्यूज्ड हूँ उसमें ये यादें नहीं हैं। फिर मास्टर ने कहा, इमॉर्टल एंड डेमन मैजिकल कैनन को देखो। अगर उसमें फेथ पावर को शुद्ध करने का तरीका नहीं है तो फिलहाल तुम्हें इस कांस्य प्रतिमा को संभाल कर रखना होगा। गंगा ने तुरंत इमॉर्टल एंड डेमन मैजिकल कैनन को पलटना शुरू किया। उसमें वाकई बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन ज़्यादातर स्टार टेक्निक्स, कल्टिवेशन मेथड्स, सुपरनैचुरल पावर्स और ह्यूमन कल्टिवेटर्स के सीक्रेट टेक्निक्स के बारे में थी। दानव जाति के बारे में सिर्फ संक्षिप्त जानकारी दी गई थी, जिसमें स्पिरिट मीडियम फर्नेस का जिक्र था, लेकिन कोई गहराई से विश्लेषण या तरीका नहीं बताया गया था। लगता है स्पिरिट मीडियम फर्नेस अभी मेरे किसी काम का नहीं है, गंगा ने बेबसी से कहा। इतने दिनों की मेहनत के बाद भी उसे लगभग कुछ हासिल नहीं हुआ था। उसने मोलश की कांस्य प्रतिमा को समेट लिया, खड़ा हुआ और मास्टर से कहा, चलते हैं। ये युगोंग में जूनियर सिस्टर से अलग हुए कई महीने हो गए हैं। अब एवरेस्ट होली माउंटेन जाकर उसे ढूंढने का समय आ गया है। गंगा गुफा से बाहर निकला और देखा कि चैटर्जी फैमिली माउंटेन पर स्थित चैटर्जी फैमिली विलेज का पुनर्निर्माण हो रहा था। रोमा पूरे काम की जिम्मेदारी संभाल रही थी और नगीना उसकी मदद कर रही थी। जब इन बहनों को गंगा के जाने की खबर मिली तो वे दोनों उसे रोकना तो नहीं चाहती थीं, लेकिन उनके चेहरे पर उसे जाने देने की अनिच्छा साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा कि ड्रैगन मार्शल अकेडमी में फिर मुलाकात होगी। गंगा समरसॉल्ट क्लाउड पर सवार हुआ और अरोरा काउंटी से निकलकर यूरन सी की ओर बढ़ गया। यूरन सी ब्लैक स्टार के केंद्रीय महाद्वीप का एकमात्र आंतरिक समुद्र था। ये बहुत विशाल था, लगभग एक प्रांत जितना बड़ा, और पश्चिमी महाद्वीप के लगभग 2/3 हिस्से को घेरता था। यूरन सी किसी भी काउंटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, लेकिन इसके तट पर कई शहर बसे हुए थे। ये शहर सीधे शाह गुप्ता परिवार के अधीन थे। हर शहर भव्य और शक्तिशाली था, और उनके सिटी लॉर्ड्स सभी वॉइड रेल्म से ऊपर के विशेषज्ञ थे। हर शहर में शक्तिशाली सेनाएं तैनात थीं।
किंगडम के अलावा पूरे ब्लैक स्टार पर सबसे शक्तिशाली शक्ति ब्लैक फायर कल्ट मानी जाती थी। हालांकि कुल शक्ति में ब्लैक फायर कल्ट अभी भी किंगडम से कमजोर था, लेकिन शासक होने के कारण किंगडम को उससे सावधान रहना पड़ता था। ब्लैक फायर कल्ट को एक दुष्ट सेक्ट माना जाता था और उसका काम करने का तरीका भी खून खराबे और निर्दयता से भरा था। अगर उनसे सावधान न रहा जाए तो कोई नहीं जानता कि वे क्या कर सकते हैं। लेकिन शाह गुप्ता परिवार के लिए राहत की बात यह थी कि पिछले 1-2 वर्षों में आंतरिक संघर्ष के बाद ब्लैक फायर कल्ट शांत हो गया था और उसका व्यवहार भी बदल गया था। वे पहले से अधिक शांत और कुछ हद तक मित्रवत प्रतीत होने लगे थे। ये बदलाव सभी के लिए अविश्वसनीय था। डार्क सी के पूर्वी तट पर एक युवक उतरा और अनंत समुद्र की ओर देखने लगा। उसने देखा कि डार्क सी का पानी आसमानी नीला नहीं बल्कि हल्का काला था। लेकिन वह गहरा काला नहीं था, बल्कि पारदर्शी क्रिस्टल जैसा काला, जो सूरज की रोशनी में छोटे छोटे काले मोतियों की तरह चमक रहा था। डार्क सी में अनेक प्रकार के जीव भी रहते थे। तट के पास रहने वाले जीव सामान्य जलीय प्राणी थे, जो स्वतंत्र रूप से तैरते थे और शांत जीवन जीते प्रतीत होते थे। लेकिन समुद्र की गहराई में हालात इतने शांत नहीं थे। वहां समुद्री राक्षसों का निवास था। कहा जाता था कि वहां 7-8 अनडाइंग रेल्म के समुद्री राक्षस भी हैं। हर अनडाइंग रेल्म का समुद्री जीव एक क्षेत्र पर शासन करता था और विशाल सेना का नेतृत्व करता था। उनकी शक्ति केंद्रीय महाद्वीप के 7 बड़े दानव क्षेत्रों के बराबर थी। अगर डार्क सी के सभी दानव एकजुट हो जाएं, तो वे भूमि के दानवों से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते थे। लेकिन वर्षों से मिली जानकारी के अनुसार डार्क सी के ये शक्तिशाली दानव आपस में ही दुश्मनी रखते थे और लगातार युद्ध करते रहते थे। एकजुट होना तो दूर, वे आपस में लड़ना भी बंद नहीं करते थे। यूरन सी, गंगा ने धीरे से कहा और अपनी नज़र पूर्व दिशा की ओर घुमा दी। डार्क सी के पूर्वी तट पर एक प्रसिद्ध शहर स्थित था, धर्मराज सिटी। यही गंगा का गंतव्य था। धर्मराज सिटी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत सारे वेपन रिफाइनर्स रहते थे और यहाँ उच्च स्तर के हथियार आसानी से खरीदे जा सकते थे। ये शहर इसलिए विकसित हुआ क्योंकि यूरन सी संसाधनों से भरपूर था। धीरे धीरे वेपन रिफाइनर्स यहाँ इकट्ठा हुए और इस तरह धर्मराज सिटी का निर्माण हुआ। धर्मराज सिटी बहुत समृद्ध था, बिल्कुल किसी बड़े प्रांत की राजधानी जैसा। शहर में प्रवेश करने के बाद गंगा ने एक युवती से पूछा, माफ कीजिए बहन, फायर टावर कहाँ है? गंगा के पुकारते ही युवती मुस्कुराई। लेकिन जैसे ही उसने फायर टावर का नाम सुना, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गंगा को ऊपर से नीचे तक देखा और उत्तर दिशा की ओर इशारा करते हुए कहा, उत्तर जाओ, किसी और से पूछ लेना, धन्यवाद। गंगा ने आभार जताया और उत्तर की ओर बढ़ गया। पीछे से उसने युवती को बड़बड़ाते हुए सुना, इतना जवान और सुंदर है, फिर भी अय्याशी पसंद है। धर्मराज सिटी आते ही सीधे फायर टावर चला गया। ये सुनकर गंगा समझ गया कि फायर टावर कैसी जगह है। कई लोगों से रास्ता पूछते हुए और अजीब नज़रों का सामना करते हुए वह आखिरकार फायर टावर पहुंच गया। ये 4 मंजिला इमारत थी, बहुत विशाल क्षेत्र में फैली हुई, और सजावट भी बेहद सुरुचिपूर्ण और शांत थी। हमारे रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। फायर टावर के प्रवेश द्वार पर लाल रंग के गहरे गले वाले लंबे कपड़े पहने 2 कतारों में खड़ी युवतियों ने झुककर मेहमानों का स्वागत किया। दृश्य काफी भव्य था। जैसे ही गंगा अंदर गया, लगभग 30 वर्ष की एक महिला उसका स्वागत करने आई। उसका पहनावा सादा लेकिन आकर्षक था और वह यहाँ की प्रबंधक लग रही थी। महिला मुस्कुराते हुए बोली, यंग मास्टर, अंदर आइए। क्या आप पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार, गंगा ने सिर हिलाया और उसके परिचय देने से पहले ही कहा। मैं यहाँ तुम्हारे मालिक से मिलने आया हूँ। ये सुनकर महिला थोड़ी रुकी, फिर मुस्कुराकर बोली, यंग मास्टर, मालिक भले ही प्रसिद्ध हों, लेकिन वे मेहमानों से नहीं मिलती। चिंता मत कीजिए, हमारे फायर पवेलियन में हर तरह की सुंदर लड़कियां हैं। मैं आपके लिए सब इंतजाम कर दूंगी। अरे, गंगा थोड़ा असहज हुआ और बोला, शायद आप गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ मौजमस्ती के लिए नहीं आया हूँ। कृपया मालिक को बता दें कि मैं गंगा हूँ, वह समझ जाएंगी। तुम गंगा हो? जैसे ही महिला ने उसका नाम सुना, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसका भाव गंभीर हो गया। गंगा ने फोरमैन की ओर सिर हिलाकर कहा, हाँ, मैं ही गंगा हूँ। ये सुनते ही हेड वेटर के चेहरे की पेशेवर मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसकी जगह गहरा सम्मान आ गया। उसने झुककर गंभीरता से कहा, तो आप यंग मास्टर हैं, कृपया मेरी पहले की बदतमीजी को माफ करें।
गंगा हल्के से मुस्कुराया और बोला, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। लेकिन हेड वेटर जरा भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका और बोला, हमारे मालिक ने कहा है कि आप सबसे सम्मानित अतिथि हैं। अगर आप आएं तो आपकी सर्वोच्च आतिथ्य से सेवा की जानी चाहिए। गंगा ने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया और कहा, अब मुझे अपने बॉस से मिलवा दीजिए। हेड वेटर ने आदरपूर्वक इशारा किया, कृपया यंग मास्टर, और उसे अंदर ले जाकर एक विशाल कमरे में बैठाया। फिर बोला, कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं बॉस को सूचना देता हूँ। फोरमन के जाने के बाद गंगा ने कमरे का निरीक्षण किया। कमरा बेहद सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया था। हवा में हल्की सुगंध तैर रही थी और पीछे से मधुर संगीत सुनाई दे रहा था। उसने मुड़कर देखा तो 3 घूंघट पहने महिलाएं वाद्य यंत्र बजा रही थीं। उनके घूंघट बहुत पतले थे, जिससे साफ झलक रहा था कि वे सभी असाधारण रूप से सुंदर थीं। गंगा मन ही मन सोचने लगा कि यह क्लाउड एंड रेन पवेलियन वाकई काफ़ी दिलचस्प जगह है। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। तब जाकर वह पूरी तरह निश्चिंत हुआ और मन में सोचा, सुदेश ब्लैक फ्लेम सेक्ट के 4 होली फ्लेम एनवॉयज में से एक है। अब समझ आया कि उसके इंतजाम के बाद यहाँ का मालिक मुझे इतना सम्मानित अतिथि क्यों मान रहा है। तभी ठकठक की आवाज़ आए। गंगा ने कहा, अंदर आइए। दरवाजा खुला और हल्के नीले वस्त्रों में एक महिला अंदर आई, जिसकी सुंदरता निर्विवाद थी। उसकी त्वचा बर्फ जैसी सफ़ेद थी, उसका अंडाकार चेहरा हथेली जितना छोटा था, उसकी चमकदार और आकर्षक आंखें मानो आत्मा को खींच लेती थीं, और उसकी हल्की मुस्कान बेहद प्यारी थी। यह महिला और कोई नहीं बल्कि फायर टावर की मालिक भूमि थी। वह ऐसी स्त्री थी जो आदमियों को अत्यधिक आकर्षित करती थी, लेकिन गंगा, जिसने रागिनी का आधा दानव रक्त सक्रिय रूप देखा था, उसके बाद उसे बाकी महिलाएं उतनी खास नहीं लगती थीं। उसने भूमि को ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी कल्टिवेशन का अंदाजा लगाया। वह स्पिरिचुअल रेल्म के अंतिम चरण में थी, जो भले बहुत ऊंचा न हो, लेकिन काफी अच्छा था। भूमि ने दरवाजे पर झुककर कहा, मेरा नाम भूमि है, यंग मास्टर को प्रणाम। फिर वह अंदर आई और संगीतकारों से बोली, तुम लोग जा सकती हो। उनके जाने के बाद उसने दरवाजा बंद किया और गंगा के सामने खड़ी होकर बोली, यंग मास्टर, सिचू शेनवो एनवॉय ने मुझे निर्देश दिया है कि मैं आपको एवरेस्ट सेक्रेड माउंटेन तक ले जाऊं। गंगा ने झुककर धन्यवाद दिया और सीधे मुद्दे पर आते हुए पूछा, हम कब निकल सकते हैं? भूमि ने जवाब दिया, कुछ दिन और लग सकते हैं। हाल ही में डार्क सी में दानव जाति के बीच बड़ा युद्ध छिड़ गया है, इसलिए हम अभी समुद्र के अंदर नहीं जा सकते। युद्ध खत्म होने के बाद ही हम निकल पाएंगे। ये सुनकर गंगा ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, दानवों के बीच युद्ध? उसे ऐसी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। भूमि ने तुरंत सफाई दी, यंग मास्टर, ये युद्ध अचानक शुरू हुआ है, किसी को इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन आप चिंता न करें, जैसे ही यह युद्ध समाप्त होगा, मैं आपको सेक्रेड माउंटेन ले जाऊंगी। गंगा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ। फिर वो खड़ा हुआ और बोला, ऐसा है तो मैं अभी चलता हूँ, युद्ध खत्म होने के बाद मुझे बुला लेना। भूमि ने जल्दी से कहा, यंग मास्टर, आप यहाँ रुक सकते हैं। लेकिन गंगा ने सिर हिलाकर मना कर दिया और बोला, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद मिस भूमि, लेकिन यहाँ बहुत सारी सुंदर महिलाएं हैं, मुझे यहाँ रहना सहज नहीं लगता। मैं किसी सराय में रुकना बेहतर समझूंगा। भूमि ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और सम्मानपूर्वक बोली, ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फायर टावर आकर मुझे ढूंढ सकते हैं। तभी अचानक बाहर गलियारे से गुस्से भरी आवाज़ गूंजी, भूमि, बाहर आओ। तुमने कहा था कि तुम आदमियों को एंटरटेन नहीं करती, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन सा सुंदर लड़का तुम्हें इस कमरे में खींच लाया। आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाई हुई थी, जैसे बोलने वाला बहुत शराब पी चुका हो। बाहर से आवाज़ें आईं, यंग मास्टर सीओ, आप अंदर नहीं जा सकते। फिर एक थप्पड़ की आवाज़ आई और उसके बाद गुस्से में आवाज़ गूंजी, हटो रास्ते से। आज मुझे भूमि से जवाब चाहिए। क्या मैं, रागिनी शांग, उसके साथ रात बिताने के लायक नहीं हूँ? उसके कदम तेजी से पास आते गए और कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं कर पाया। ये सुनकर गंगा ने भौहें सिकोड़ते हुए भूमि से पूछा, मिस वे, क्या तुम्हारा ब्लैक फायर सेक्ट यहाँ लोगों को यूं हंगामा करने देता है? भूमि थोड़ी असहज दिखी और बोली, फायर टावर सिर्फ एक आवरण है, हम हर बार किसी को मार नहीं सकते, नहीं तो हमारी पहचान उजागर हो जाएगी। और विराट की पृष्ठभूमि भी साधारण नहीं है, हम उसे आसानी से नाराज नहीं करना चाहते। गंगा ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम संभाल लो, मैं निकलता हूँ। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि अचानक बाहर से तेज कदमों की आवाज़ आई और जोरदार धमाके के साथ दरवाजा लात मारकर खोल दिया गया। दोनों दरवाजे गिर पड़े।
दरवाजे पर एक रेशमी वस्त्र पहने युवक खड़ा था। उसका रूप साधारण था, चेहरा लाल था, शरीर से शराब की तेज गंध आ रही थी और उसका चेहरा कमजोर दिख रहा था। साफ था कि वो अत्यधिक भोगविलास का शिकार है। वो एक बिगड़ा हुआ युवा स्वामी था, लेकिन उसकी कल्टिवेशन कम नहीं थी। वह स्पिरिचुअल रेल्म के प्रारंभिक चरण में था। इतनी कम उम्र में और इतनी अधिक भोगविलास की आदत के बावजूद वह इस स्तर तक पहुंचा था। इससे साफ था कि उसने किस हद तक अपनी इच्छाओं में डूबकर जीवन बिताया है। गंगा ने बस एक नज़र विराट पर डाली, उसे नज़रअंदाज किया और सीधे बाहर जाने लगा। तभी अचानक विराट गुस्से से चिल्लाया, रुको! उसने गंगा को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा था और ठंडे स्वर में बोला, भूमि, क्या ये तुम्हारा प्रेमी है? मैंने इसे धर्मराज सिटी में पहले कभी नहीं देखा। क्या ये तुम्हारा रखा हुआ आदमी है जो कभी घर से बाहर नहीं निकलता? ये सुंदर लड़का तो कुछ खास नहीं लगता। क्या इसे लगता है कि यह मुझसे बिस्तर में बेहतर है? विराट की इन अशिष्ट बातों को सुनते ही भूमि का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे सुदेश से पहले ही जानकारी मिल चुकी थी कि गंगा उसका विशेष अतिथि है, इसलिए वह किसी भी हालत में उसका अपमान सहन नहीं कर सकती थी। उसी क्षण उसके शरीर से तीव्र हत्या की आभा निकलने लगी, जिसे वहां मौजूद हर व्यक्ति महसूस कर सकता था। विराट ने मुड़कर भूमि की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, जबकि भूमि की कल्टीवेशन उससे अधिक थी। वह चिल्लाया, क्या हुआ भूमि? क्या तुम मुझे मारने की हिम्मत रखती हो? भूमि ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसकी ट्रू एसेंस लहराने लगी और वह हमला करने ही वाली थी कि तभी गंगा ने उसे वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए कहा, चिंता मत करो, फायर टावर को अभी चलना है। एक मूर्ख के लिए गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। गंगा की बात सुनकर भूमि ने अपने गुस्से को दबा लिया। हल्का सा झुककर बोली, यंग मास्टर, मुझे खेद है। आप पहले चले जाइए, मैं यहाँ की स्थिति संभाल लूंगी। लेकिन गंगा ने विराट की ओर इशारा करते हुए कहा, इसने अभी मुझे सुंदर लड़का कहा है। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो क्या मेरी इज्जत नहीं जाएगी? ये सुनकर भूमि चौंक गई। उसे लगा था कि गंगा झगड़ा टालना चाहता है, लेकिन इसके बजाय वह खुद आगे बढ़ गया। तभी विराट ने उसे घूरते हुए कहा, लड़के, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझसे इज्जत की बात करने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? गंगा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि विराट कौन है। वो एक कदम आगे बढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, रागिनी शांग, है ना? मैं तुम्हें अभी एक मौका देता हूँ, मुझसे माफी मांग लो, नहीं तो मैं तुम्हें फायर टावर से बाहर फेंक दूंगा। ये सुनते ही विराट गुस्से से गरज उठा, क्या घमंड है? उसकी ट्रू एसेंस उफान मारने लगी और उसने तुरंत हाथ उठाकर गंगा पर मुक्का चलाया। स्पिरिचुअल रेल्म के शुरुआती चरण का कल्टिवेटर होने के कारण उसकी गति काफी तेज थी, और उसका यह अचानक हमला देखकर भूमि और बाहर खड़े फायर टावर के कर्मचारी चौंक गए। भूमि ने तुरंत चिल्लाकर कहा, रागिनी शैंक, रुक जाओ, और उसके पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। वह गंगा की असली ताकत नहीं समझ पा रही थी, और उसकी कम उम्र देखकर उसे डर था कि कहीं वह घायल न हो जाए। आखिर वह होली फ्लेम एनवॉय का विशेष अतिथि था, उससे कोई गलती नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जैसे ही भूमि आगे बढ़ी, विराट अचानक रुक गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा खोया हुआ भाव आ गया और उसके होठों पर एक बिगाड़ मुस्कान फैल गई। वह हवा में हाथ फेरते हुए बोला, हे भूमि, आखिर आज तुम मेरे हाथ लग ही गई। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आया कि अचानक ये क्या हो गया। तभी अचानक चटाक की आवाज गूंजी। गंगा आगे बढ़ा और उसने विराट के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। उसने पूरी ताकत नहीं लगाई थी, फिर भी वार इतना शक्तिशाली था कि विराट दरवाजे से बाहर उड़कर आंगन में जा गिरा। उसका चेहरा खून से लथपथ हो गया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। उल्टा वह उत्साहित होकर चिल्ला रहा था, भूमि, और जोर से, मुझे यही पसंद है। भीड़ के हैरान चेहरों के बीच गंगा आंगन में पहुंचा और उसने विराट की जमकर पिटाई कर दी, यहां तक कि उसकी टांग की हड्डियां भी तोड़ दीं। विराट दर्द से चीख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब तरह का आनंद भी दिखाई दे रहा था। कुछ ही देर में गंगा ने उसे इतना पीट दिया कि वह बेहोश हो गया। गंगा ने धीरे से बुदबुदाया, ये तो मैसोकिस्ट निकला। फिर एक हाथ से उसे उठाया और फायर टावर से बाहर निकलते हुए भूमि से कहा, मिस वे, मैं चलता हूँ, जब सब तैयार हो जाए तो मुझसे संपर्क करना। भूमि जैसे अपने होश में आई और जल्दी से उसके पीछे आई, फिर मानसिक संदेश भेजकर पूछा, यंग मास्टर, ये सब क्या हुआ? गंगा ने कंधे उचकाकर कहा, मुझे क्या पता, शायद वह पागल हो गया है, मानो ये बात उससे कोई लेना देना ही न रखती हो।
भूमि चिंतित दिखी और बोली, यंग मास्टर, विराट की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत है। आपने उसे इतनी बुरी तरह घायल कर दिया है, यह मामला बहुत परेशानी खड़ी कर सकता है। गंगा मुस्कुराया और बोला, अगर कोई फायर टावर में आकर हंगामा करे तो कह देना कि मैंने किया है, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। भूमि ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मुझे फायर टावर की चिंता नहीं है, मुझे डर है कि विराट आपके खिलाफ कुछ करेगा। फिर उसने गंभीर स्वर में समझाया, विराट के पीछे वासु फैमिली है, जो धर्मराज सिटी का सबसे शक्तिशाली परिवार है। उनके पूर्वज वॉइड रेल्म के प्रारंभिक चरण में हैं और एक पांचधारी शाइन वेपन रिफाइनर भी हैं। धर्मराज सिटी के लगभग सभी शक्तिशाली लोग अच्छे हथियार पाने के लिए वासु फैमिली से संबंध बनाए रखते हैं। विराट उसी परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। अब जब वह इतनी बुरी तरह घायल हुआ है, वासु फैमिली इसे कभी नहीं छोड़ेगी। गंगा ने हंसते हुए कहा, वॉइड रेल्म के शुरुआती चरण से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर भूमि की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने पूछा, यंग मास्टर, आपकी असली कल्टिवेशन क्या है? गंगा ने शांत स्वर में जवाब दिया, सोल कंडेंसेशन के अंतिम चरण में। ये सुनकर भूमि हैरान रह गई। इतनी कम उम्र में इस स्तर तक पहुंचना असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन फिर भी वासु फैमिली का सामना करने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। उसने फिर पूछा, तो क्या आप यहाँ किसी और शक्तिशाली व्यक्ति के साथ आए हैं? गंगा ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं अकेला हूँ। अब भूमि पूरी तरह उलझन में थी। अगर ऐसा है तो वह वासु फैमिली का सामना कैसे करेगा? गंगा हल्के से मुस्कुराया और बोला, शायद वासु फैमिली का प्रमुख भी विराट की तरह अचानक पागल हो जाए। ये कहकर वह विराट को घसीटते हुए बाहर ले गया, उसे सड़क किनारे फेंक दिया और खुद धर्मराज सिटी में घूमने निकल पड़ा। वह पहले शहर को देखना चाहता था और फिर कहीं ठहरने की जगह ढूंढेगा। इधर फायर टावर की लड़कियां आपस में घबराकर बातें करने लगीं। ये यंग मास्टर आखिर है कौन? उसने विराट को घायल कर दिया, इसका मतलब उसने वासु फैमिली को नाराज कर दिया। अब बड़ी मुसीबत होगी। विराट तो बिगड़ा हुआ है, लेकिन उसका पिता उसे बेहद चाहता है और इस बार तो परिवार की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। वे इसे कभी नहीं छोड़ेंगे। भूमि ने दूर जाते हुए गंगा को देखा, फिर नजरें हटा लीं और सड़क किनारे पड़े विराट को देखा, जिसके चारों ओर लोग तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। धर्मराज सिटी में विराट काफी प्रसिद्ध था, इसलिए उसे इस हालत में देखकर सभी हैरान थे। भूमि ने गहरी सांस ली और कहा, लगता है यंग मास्टर के बाद हमें ही सब संभालना पड़ेगा। फिर तुरंत लोगों को आदेश दिया कि विराट को वापस फायर टावर ले जाया जाए। उसे दवा देने के बाद कुछ समय में विराट होश में आया। हालांकि भूमि उसे पसंद नहीं करती थी, फिर भी उसने मुस्कुराते हुए पूछा, यंग मास्टर सीओ, अब आप कैसे हैं? विराट ने उसे संदेह भरी नजर से देखा और इधर-उधर नजर दौड़ाई। उसका दिमाग पूरी तरह उलझा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। वह उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। टांग टूट चुकी थी और वह हिल भी नहीं पा रहा था। ये देखकर वह गुस्से से भर गया और चिल्लाया, भूमि, ये सब क्या हुआ? मुझे किसने इस हालत में पहुंचाया? भूमि भी थोड़ा हैरान थी, क्या उसे कुछ याद नहीं? उसने तुरंत बात घुमाते हुए कहा, यंग मास्टर सीओ, आप ऊपर शराब पी रहे थे और किसी तरह गिर गए, जिससे आपको यह चोट लगी। यह असंभव है। विराट ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद है, मैं तुम्हें ढूंढने आया था और तुम किसी सुंदर लड़के के साथ थी। और फिर वह यहीं रुक गया, क्योंकि उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके बाद की सारी घटनाएं शायद भ्रम थीं। लेकिन उसे भ्रम क्यों हुआ? क्या उसे जहर दिया गया था? उसने मानसिक हमले के बारे में सोचा ही नहीं। उसका पहला ख्याल यही था कि उसे जहर दिया गया है, जिससे उसे हेलुसिनेशन हुआ। भूमि ने पूछा, क्या हुआ यंग मास्टर सीओ? विराट ने सतर्क नजरों से उसे देखा और कहा, मुझे वापस ले चलो। वह मूर्ख नहीं था, उसे भूमि पर शक हो चुका था, इसलिए वह और कुछ बोले बिना सीधे वासु फैमिली लौट गया। भूमि ने कहा, यंग मास्टर सीओ, इतनी जल्दी क्या है? आपको आराम करना चाहिए। मैं अपनी 2 बहनों को भेजती हूँ जो आपका साथ देंगी। जब आपकी चोट ठीक हो जाए तब आप लौट सकते हैं। लेकिन विराट ने गुस्से में कहा, मुझे तुरंत वापस भेजो, नहीं तो तुम फायर टावर बंद करने की सोच भी मत रखना। उसकी घमंडी और दबंग हरकत देखकर भूमि की आंखें सिकुड़ गईं और वह मन ही मन उसे एक ही बार में मार डालना चाहती थी। लेकिन बाहर सड़क पर बहुत से लोगों ने विराट को फायर टावर में जाते देखा था। अगर उसकी मौत हो जाती तो फायर टावर खत्म हो जाता। असल समस्या यह नहीं थी कि फायर टावर नष्ट हो जाएगा, बल्कि यह ब्लैक फायर कल्ट का गुप्त अड्डा था। अगर कुछ और राज खुल गए तो धर्मराज सिटी में मौजूद ब्लैक फायर कल्ट के सभी लोग खतरे में पड़ जाते।
अंततः भूमि ने गुस्सा दबाते हुए कहा, गार्ड्स, यंग मास्टर सियो को उनके घर छोड़कर आओ। और खुद भी उनके साथ वासु रेजिडेंस चली गई। जब वे वासु रेजिडेंस पहुंचे, तो दरवाजे पर खड़े गार्ड्स विराट को स्ट्रेचर पर देखकर तुरंत घबरा गए और उसकी हालत पूछने लगे, जबकि किसी ने अंदर जाकर खबर दी। जैसे ही विराट को अंदर ले जाया जा रहा था, एक गंभीर चेहरा लिए व्यक्ति तेज कदमों से बाहर आया। ये विराट का पिता गर्ग था, जो सोल कंडेंसेशन रेल्म के शिखर स्तर का कल्टिवेटर था और धर्मराज सिटी में काफी प्रसिद्ध था। साथ ही वह एक कुशल वेपन रिफाइनर भी था, जो चारधारी मिस्टिक वेपन्स बना सकता था, इसलिए शहर के शक्तिशाली लोग भी उसका सम्मान करते थे। अपने बेटे को इस हालत में देखकर उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने उसकी चोटों को देखा और गहरी आवाज में पूछा, हर्षिता, यह क्या हुआ? पास खड़ी भूमि तुरंत बोलने लगी, मास्टर सीओ, यंग मास्टर सीओ, लेकिन गर्ग ने उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो, मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा। उसके गुस्से के साथ सोल कंडेंसेशन रेल्म की शक्ति फैल गई, जिससे भूमि का दम घुटने लगा और वह चुप हो गई। हालांकि फायर टावर धर्मराज सिटी में कोई शक्तिशाली ताकत नहीं था, लेकिन वह सबसे बड़ा वेश्यालय था और उसकी मालकिन भूमि बेहद सुंदर और प्रसिद्ध थी। फिर भी गर्ग अपने बेटे की तरह वासनाओं में डूबा नहीं था, उसे भूमि की सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, हर्षिता, बताओ किसने तुम्हें इस हालत में पहुंचाया, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। विराट ने दांत भींचकर पूरी घटना बताई और अंत में कहा, हालांकि मुझे नहीं पता किसने मारा, लेकिन मेरा अनुमान है कि वह वही व्यक्ति है जिसे भूमि ने यंग मास्टर कहा था। ये सुनकर गर्ग की आंखों में हत्या की चमक आ गई। उसने भूमि की ओर घूरते हुए कहा, बताओ, ये यंग मास्टर कौन है? भूमि का चेहरा गंभीर हो गया और उसने समझाने की कोशिश की, मास्टर सीओ, इसमें कोई गलतफहमी है, यंग मास्टर, लेकिन गर्ग ने बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे कुछ और नहीं सुनना, बस ये बताओ वह कौन है। भूमि न तो गंगा के बारे में बताना चाहती थी और न ही उसकी हिम्मत थी, इसलिए वह फिर समझाने लगी, मास्टर सीओ, ये, लेकिन गर्ग गुस्से से गरजा, क्या तुम मरना चाहती हो? और बिना दया दिखाए उसने उस पर वार कर दिया। स्पिरिचुअल रेल्म के अंतिम चरण की भूमि, सोल कंडेंसेशन के शिखर स्तर के हमले को कैसे झेल सकती थी? वह हवा में उछलकर फूलों की क्यारी में जा गिरी। पुफ! उसके मुंह से खून निकल गया, चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में डर भर गया। वह समझ गई कि गर्ग ने अपने वार की शक्ति को नियंत्रित किया था, नहीं तो वह मर चुकी होती। गर्ग ने उसे नीचे देखते हुए ठंडे स्वर में कहा, कल सुबह तक मैं चाहता हूं कि तुम उस यंग मास्टर को लेकर मेरे सामने आओ। नहीं तो मैं फायर टावर को जड़ से उखाड़ दूंगा, और फिर उस यंग मास्टर को ढूंढकर तुम्हारे हाथ पैर काटकर तुम दोनों को एक घड़े में डाल दूंगा। इतना कहकर वह अपने बेटे को उठाकर अंदर चला गया, बिना पीछे देखे। उसके लिए भूमि जैसी स्पिरिचुअल रेल्म की कल्टिवेटर, चाहे कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, वासु फैमिली के सामने कुछ भी नहीं थी। भूमि को उम्मीद नहीं थी कि गर्ग इतना क्रूर और दबंग होगा कि उसे सफाई देने का मौका तक नहीं देगा। उसने एक हीलिंग पिल ली, धीरे धीरे उठी और बाहर चली गई। अब उसे समझ आ गया था कि गर्ग गंगा को मारने के लिए दृढ़ है, इसलिए उसे इस समस्या का हल निकालना ही होगा। उसने मन ही मन सोचा, गर्ग जरूर मुझ पर नजर रखवाएगा, गंगा को शहर से बाहर भेजना असंभव है। अब सिर्फ एक रास्ता है, उसे वासु रेजिडेंस में लाकर माफी दिलवाना। धर्मराज सिटी में मेरे कुछ प्रभावशाली जान पहचान वाले भी हैं, अगर मैं उन्हें साथ लाऊं और सिफारिश करवाऊं, तो शायद मामला शांत हो जाए। जैसे ही वह वासु रेजिडेंस से बाहर निकली, उसे एहसास हो गया कि लोग उसका पीछा कर रहे हैं, कुछ छिपकर और दो खुलेआम। वासु फैमिली इतना घमंडी था कि उन्हें लगता था भूमि न तो भाग सकती है और न ही विरोध कर सकती है। इधर विराट अपने कमरे में लौट आया और एक उच्च स्तर की हीलिंग पिल लेने के बाद उसकी हालत कुछ सुधर गई। गर्ग ने उसे डांटते हुए कहा, कितनी बार कहा है कि ठीक से कल्टीवेशन करो और वेश्यालयों में मत जाया करो, लेकिन तुम मानते नहीं। अब देखो क्या हाल हो गया, तुमने वासु फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला दी। विराट ने पछतावे का नाटक करते हुए कहा, पिता, मैं समझ गया, यह मेरी गलती थी। मैं अब कभी वेश्यालय नहीं जाऊंगा। वह ये बात पहले भी कई बार कह चुका था, इसलिए गर्ग ने इस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन बेटे की हालत देखकर उसने उसे ज्यादा नहीं डांटा और कहा, चिंता मत करो, जिसने भी तुम्हें मारा है, मैं उसका सिर जरूर काटूंगा। ये धर्मराज सिटी है, यहाँ हमारे वासु फैमिली के किसी सदस्य को छूने की हिम्मत कैसे हुई? वह खुद मौत को बुला रहा है। विराट की आंखों में ठंडी चमक आई, वह सोच रहा था कि सबसे अच्छा परिणाम ये होगा कि गंगा मारा जाए और भूमि उस पर उसका अधिकार हो जाए।
उधर जब गर्ग और विराट गंगा को मारने की योजना बना रहे थे, तब गंगा धर्मराज सिटी में घूम चुका था। उसने पाया कि यह शहर सच में वेपन रिफाइनर्स का केंद्र है। यहाँ अन्य चीजें कम थीं, लेकिन हथियारों की दुकानें हर जगह थीं। हालांकि दुकानों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन उच्च स्तर के हथियार बहुत कम मिलते थे। मिस्टिक आर्टिफैक्ट्स तो बहुत दुर्लभ थे, यहाँ तक कि 5 या उससे अधिक पैटर्न वाले सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट्स भी मुश्किल से मिलते थे। अगर किसी दुकान में मिस्टिक आर्टिफैक्ट होता तो वह उसका सबसे कीमती खजाना होता। यही कारण था कि वेपन रिफाइनर्स कल्टिवेटर्स के बीच इतने सम्मानित होते हैं, क्योंकि उनकी कला अत्यधिक मूल्यवान होती है। इसी दौरान गंगा की नज़र एक बहुत बड़ी हथियारों की दुकान पर पड़ी। उसका आकार इतना बड़ा था कि वह शीर्ष 10 व्यापारी संघों की किसी शाखा के बराबर लग रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जहां बड़े व्यापारी संघ हर तरह की चीजें बेचते थे, ये दुकान केवल हथियारों की बिक्री करती थी। गंगा ने ऊपर देखा, दुकान के साइन बोर्ड पर कोई खास नाम नहीं था, बस साधारण सा लिखा था, वेपन शॉप। उद्धरण चिन्ह। गंगा ने धीरे से खुद से कुछ कहा और तुरंत समझ गया कि यह विशाल हथियारों की दुकान विराट के परिवार की है। हालांकि नाम काफी साधारण और सादा था। वह सीधे दुकान के अंदर चला गया और देखा कि काउंटर पर हर स्तर और प्रकार के हथियार सजे हुए थे। इतनी विविधता की किसी भी अन्य हथियार की दुकान से तुलना ही नहीं की जा सकती थी। यहाँ एक अलग काउंटर भी था, जहाँ 5 या उससे अधिक पैटर्न वाले सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट्स बेचे जा रहे थे। गंगा ने एक नज़र डाली और देखा कि अंदर कुल 20 ऐसे हथियार थे। संख्या भले कम लगे, लेकिन ये समझना जरूरी था कि वासु फैमिली के पास सीमित वेपन रिफाइनर्स थे, और लगातार बिक्री तथा स्वयं के उपयोग के बावजूद इतनी संख्या बनाए रखना ही बड़ी बात थी। गंगा ने सोचा कि क्या यहाँ मिस्टिक आर्टिफैक्ट्स भी हैं। जब उसने एक कर्मचारी से पूछा, तो पता चला कि वे दूसरी मंजिल पर हैं। वह तुरंत ऊपर जाने लगा, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसे रोक दिया गया और कहा गया कि दूसरी मंजिल पर जाने से पहले एक स्पिरिट स्टोन जमा करना होगा। ये नियम समझ में आता था, अगर हर कोई बिना खरीदारी के ऊपर जाने लगे तो वहां भीड़ लग जाती। गंगा ने स्पिरिट स्टोन्स जमा किए और ऊपर चला गया। दूसरी मंजिल पर लोग कम थे और वहां एक आराम क्षेत्र भी था, जहां कुछ लोग बैठे बातचीत कर रहे थे। जैसा कि उम्मीद थी, वासु वेपन शॉप के हथियार अन्य दुकानों से कहीं बेहतर हैं। अफसोस कि मैं तलवार नहीं, चाकू इस्तेमाल करता हूं, नहीं तो अभी खरीद लेता। वह 4 पैटर्न वाला मिस्टिक वेपन सुना है सीनियर गर्ग ने बनाया है, उसकी सामग्री और एंग्रेविंग दोनों बेहतरीन हैं, बहुत दुर्लभ और शक्तिशाली हथियार है। लेकिन 4 पैटर्न मिस्टिक आर्टिफैक्ट बहुत महंगा है, हम नहीं खरीद सकते। वैसे सीनियर मदन का कोई काम क्यों नहीं दिख रहा? सुना है अब वह बहुत कम हथियार बनाते हैं, और अगर बनाते भी हैं तो 5 पैटर्न के हेवनली वेपन, जो हमारे बस की बात नहीं। इनकी बातें सुनकर गंगा ने काउंटर की ओर देखा। वहां केवल 3 हेवनली वेपन रखे थे, तीनों तलवारें। उनमें से 2 एक पैटर्न की थीं और एक 4 पैटर्न की। दोनों एक पैटर्न वाली तलवारों पर वेपन रिफाइनर का नाम लखन लिखा था, जबकि 4 पैटर्न वाली तलवार पर गंगा लिखा था, और उसके साथ इतना बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया था मानो ये तलवार आकाश और पृथ्वी को भी चीर सकती हो। गंगा ये देखकर हंस पड़ा और सिर हिलाकर बोला, सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर बातें हैं। हालांकि उसने ये धीरे से कहा था, लेकिन वहां बैठे सोल कंडेंसेशन रेल्म के लोग इसे सुन चुके थे। वे सब चुप हो गए और उसकी ओर देखने लगे, ये जानने के लिए कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। इस बीच गंगा बिना किसी की परवाह किए उस 4 पैटर्न मिस्टिक तलवार को ध्यान से देखने लगा। वह खुद एक वेपन रिफाइनर था। हालांकि उसने खुद 4 पैटर्न का हथियार नहीं बनाया था, लेकिन इमॉर्टल डेमन मैजिकल कैनन से उसे पर्याप्त ज्ञान था, और उसके पास खुद कई मिस्टिक वेपन्स भी थे, इसलिए वह उनकी गुणवत्ता पहचान सकता था। तलवार का निरीक्षण करने के बाद उसने सिर हिलाया और मुड़कर नीचे जाने लगा। उसने सोचा था कि वासु फैमिली, जो धर्मराज सिटी में इतनी प्रसिद्ध है, उनके हथियार उच्च गुणवत्ता के होंगे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि यह तलवार औसत से भी कम थी। ये 4 पैटर्न का हथियार नाम मात्र का था। अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी ताकत अधिकतम 3 पैटर्न के बराबर ही होगी, जबकि इसे बनाने में जो संसाधन लगे होंगे वे 3 पैटर्न से कहीं अधिक थे। सीधे शब्दों में, ये संसाधनों की बर्बादी थी। तभी पीछे से आवाज आई, मित्र, जरा ठहरिए। गंगा ने मुड़कर देखा, आराम क्षेत्र में बैठे कई बुजुर्ग उसकी ओर आ रहे थे। वे सभी सोल कंडेंसेशन रेल्म के थे और अभी हथियारों का निरीक्षण कर रहे थे। आप लोग मुझे क्यों बुला रहे हैं? गंगा ने हाथ जोड़कर पूछा। एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग आगे बढ़े, 4 पैटर्न तलवार की ओर इशारा करते हुए बोले, यह मास्टर गर्ग का उत्कृष्ट कार्य है।
लेकिन तुमने इसे देखकर खोखली बात कहा। इसका क्या मतलब है? गंगा ने शांत स्वर में कहा, ये सिर्फ 4 पैटर्न का शैंड वेपन है, लेकिन इसका वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर किया गया है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ये सुनते ही सभी बुजुर्गों के चेहरे पर नाराजगी आ गई। उन्हें लगा ये युवक बहुत घमंडी है। पहले बोलने वाले बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, मैं जमाल हूँ, 12 पैटर्न का हेवन लेवल वेपन रिफाइनर। मैं तुमसे कुछ मार्गदर्शन लेना चाहता हूँ। उनके स्वर में स्पष्ट चुनौती थी। गंगा हल्का हंसा और हाथ जोड़कर बोला, मैं गंगा हूँ, मार्गदर्शन देने लायक तो नहीं हूँ, लेकिन विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये सुनकर वे और नाराज हो गए। जमाल तो विनम्रता दिखा रहा था, लेकिन ये युवक सच में उसे बराबरी पर ले रहा था। एक और बुजुर्ग ने तिरस्कार से कहा, लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जमाल से ऐसे बात करने की? क्या तुम इसके योग्य भी हो? गंगा मुस्कुराया और बोला, अगर योग्य नहीं हूं तो रहने दीजिए, बात करने की जरूरत नहीं। ये कहकर वह सीधा सीढ़ियों की ओर चल दिया। बुजुर्गों को उम्मीद थी कि वह बहस करेगा, लेकिन उसके इस शांत रवैये से वे खुद असहज हो गए। तभी सीढ़ियों से कदमों की आवाज आए और एक असाधारण आभा वाला वृद्ध ऊपर आया। वह कोई और नहीं, बल्कि वासु फैमिली का प्रमुख और सबसे शक्तिशाली वेपन रिफाइनर मदन था। मास्टरमडन उसे देखते ही सभी सोल कंडेंसेशन रेल्म के बुजुर्ग तुरंत सम्मान से झुक गए। पूरे धर्मराज सिटी में केवल 2 लोग थे जो 5 पैटर्न के मिस्टिक वेपन्स बना सकते थे, एक रून गिल्ड शाखा का अध्यक्ष और दूसरा मदन। यही कारण था कि धर्मराज सिटी वेपन क्राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध था। आसपास के शहरों में तो 3 या 4 पैटर्न के वेपन रिफाइनर्स भी मुश्किल से मिलते थे, 5 पैटर्न की बात तो दूर थी। जो भी मिस्टिक आर्टिफैक्ट खरीदना चाहता, उसे वासु फैमिली के पास ही आना पड़ता था। हालांकि शीर्ष 10 व्यापारी संघ भी हथियार बेचते थे, लेकिन वासु फैमिली की कीमतें कम थीं, और अगर मदन या गर्ग से संबंध अच्छे हों, तो और भी छूट मिल सकती थी। हर कल्टिवेटर गंगा जितना अमीर नहीं होता। वॉइड रेल्म के प्रारंभिक स्तर के कल्टिवेटर्स के लिए भी लाखों स्पिरिट स्टोन्स जुटाना बड़ी बात होती थी। इसलिए दूसरी मंजिल पर मौजूद ये सोल कंडेंसेशन रेल्म के लोग भले ही अपने अपने परिवारों में प्रभावशाली हों, लेकिन हथियारों के लिए उन्हें मदन के सामने झुकना पड़ता था। मदन पहले से ही इस सम्मान का आदी हो चुका था। उसने सबकी ओर हल्के से सिर हिलाया और उदासीन स्वर में पूछा, हाँ, क्या चर्चा चल रही है? जमाल ने गंगा की ओर देखा, जो सीढ़ियों की तरफ जा रहा था, और तुरंत आगे बढ़कर मदन से बोला, मास्टर मदान, कोई व्यक्ति मास्टर गर्ग द्वारा बनाई गई 4 पैटर्न वाली मिस्टिक तलवार को कम आंक रहा है और कह रहा है कि उसका परिचय सिर्फ खोखली बातें हैं। हम उसी से बहस कर रहे थे। ये सुनते ही मदन की आंखों में चमक आए। अगर कोई कहे कि वासु फैमिली वेपन शॉप के हथियार सिर्फ दिखावा हैं, तो ये सीधे उसकी प्रतिष्ठा पर चोट थी। वह ऐसी बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अफवाह भी नहीं फैलनी चाहिए, वरना दुकान का व्यापार प्रभावित हो सकता था। उसने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है इतना घमंडी, जो मेरे बेटे गर्ग के काम को कम आंक रहा है? जमाल ने तुरंत गंगा की ओर इशारा किया और चापलूसी करते हुए बोला, मास्टर मदन, वही व्यक्ति है। उसने न केवल परिचय को खोखला कहा, बल्कि तलवार देखने के बाद बार बार सिर हिलाकर मास्टर गर्ग के काम को भी कम आंका। ये सुनकर मदन ने सीढ़ियों की ओर देखा। उसे लगा था कि कोई बुजुर्ग होगा, लेकिन वहां एक 20-22 साल का युवक खड़ा था, जो किसी भी तरह से उच्च स्तर का वेपन रिफाइनर नहीं लगता था। गंगा ने उनकी बातें साफ साफ सुन ली थीं, लेकिन वह उलझना नहीं चाहता था और नीचे जाने लगा। मगर मदन और बाकी लोगों को उसका ये रवैया घमंडी और बेरहम लगा। मदन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या घमंडी लड़का है? फिर उसने व्यंग्य भरे स्वर में पुकारा, युवक, जरा ठहरो। उसने कृपया शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन उसमें कोई विनम्रता नहीं थी, बल्कि साफ मजाक था। गंगा रुक गया, मुड़ा और हाथ जोड़कर बोला, बुजुर्ग महोदय, आपने बुलाया? मदन मुस्कुराते हुए बोला, सुना है कि तुम्हें हमारे वासु फैमिली के हथियारों से कुछ शिकायत है। उसका चेहरा भले ही शांत था, लेकिन आवाज में ठंडापन साफ था। पास खड़े जमाल ने फिर आग में घी डालते हुए कहा, ये सिर्फ शिकायत नहीं है, ये तो वासु फैमिली के हथियारों को ही कम आंक रहा है। मास्टर गर्ग की 4 पैटर्न वाली तलवार भी इसे पसंद नहीं आई। मदन ने भौं उठाकर कहा, अच्छा, तो तुम किस स्तर के वेपन रिफाइनर हो? अगर तुम मेरे बेटे गर्ग के काम को कम आंकते हो, तो कम से कम 5 पैटर्न शैंड वेपन रिफाइनर तो होंगे। गंगा समझ गया कि सामने वाला असल में सीखना नहीं चाहता, बल्कि व्यंग्य कर रहा है।
उसने हल्की हंसी के साथ कहा, मुझे नहीं पता मैं किस स्तर का वेपन रिफाइनर हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि मेरी कला उस गर्ग से बेहतर है। ये सुनते ही सभी लोग हंस पड़े। ये लड़का मजाक कर रहा है। गर्ग 70 साल का अनुभवी मास्टर है और यह कह रहा है कि उससे बेहतर है। आजकल के युवा तो खुद को ही धोखा दे लेते हैं। सोल कंडेंसेशन रेल्म के सभी लोग गंगा को घमंडी मूर्ख समझकर उसका मजाक उड़ाने लगे। मदन भी मुस्कुराया और बोला, अगर तुम सच में इतने कुशल हो, तो रून गिल्ड द्वारा दिया गया वेपन रिफाइनर बैज दिखाओ। रून गिल्ड शाह गुप्ता परिवार के अधीन एक आधिकारिक संस्था थी, जहां परीक्षा पास करके ही वेपन रिफाइनर का प्रमाण पत्र मिलता था। गंगा ने सिर हिलाया, मेरे पास कोई बैज नहीं है। जमाल ने तिरस्कार से कहा, बिना बैज के खुद को मास्टर गर्ग से बेहतर बताना ये तो सीधा झूठ है। मदन ने हाथ उठाकर उसे रोका और व्यंग्य से बोला, शायद इनकी ख्याति इतनी बड़ी है कि इन्हें रून गिल्ड के प्रमाण की जरूरत ही नहीं। जमाल ने फिर पूछा, महान वेपन रिफाइनर, आपका नाम क्या है? गंगा ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम गंगा है। ये सुनते ही सभी हंस पड़े, किसी ने भी यह नाम नहीं सुना था। जमाल ने मजाक उड़ाते हुए कहा, गंगा? धर्मराज सिटी में तो ऐसा कोई नाम नहीं सुना। गंगा ने जवाब दिया, मैं धर्मराज सिटी से नहीं हूं, इसलिए आपने नहीं सुना। जमाल मुस्कुराया, ओह, तो तुम बाहर से आए हुए कोई अज्ञात व्यक्ति हो। मदन अब पूरी तरह निश्चिंत हो गया था, उसने कभी गंगा का नाम नहीं सुना, इसलिए वह उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने कहा, ब्रदर गंगा, बताओ तो सही, मेरे बेटे की इस 4 पैटर्न वाली तलवार में क्या कमी है? गंगा मुस्कुराया और बोला, इसमें कई कमियां हैं। ये सुनते ही सभी लोग फिर हंस पड़े। गर्ग धर्मराज सिटी का सबसे कुशल वेपन रिफाइनर था, मदन और रून गिल्ड अध्यक्ष को छोड़कर, इसलिए कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था कि उसके काम में इतनी खामियां हो सकती हैं। मदन की आंखों में तिरस्कार चमका और उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो। अगर ऐसा है, तो बताओ, इस तलवार में कमी क्या है? गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं, तो फीस देनी पड़ेगी। ये सुनते ही सबका गुस्सा भड़क गया। लड़के, तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मास्टर मदन से बात करना ही तुम्हारे लिए सम्मान है और तुम उनसे फीस मांग रहे हो। तुम मौत को बुला रहे हो क्या? चारों तरफ माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया, मानो अगले ही पल लड़ाई शुरू हो जाएगी। मदन थोड़ा नाराज हो गया। शुरू में उसने गंगा को एक मस्खरा समझकर मजाक उड़ाने की सोची थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह मस्खरा नहीं बल्कि पागल है, जो उससे फीस मांग रहा है। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं फीस दे सकता हूं, बताओ कितना चाहिए? गंगा ने काउंटर की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 4 पैटर्न मिस्टिक आर्टिफैक्ट बनाना सिखाऊं, तो मैं अलग से फीस नहीं लूंगा। इस काउंटर में रखे तीनों मिस्टिक आर्टिफैक्ट्स मुझे दे दीजिए, कैसा रहेगा? मदन ने गहरी आवाज में कहा, 2 1 पैटर्न शैन आर्टिफैक्ट्स और एक 4 पैटर्न शैन आर्टिफैक्ट, इनकी कुल कीमत लगभग 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स वासु फैमिली के लिए भी छोटी रकम नहीं थी। उनका व्यापार बड़ा था, लेकिन हथियार बनाने की लागत, असफलता और विस्फोटों में बर्बादी के कारण उनकी कमाई उतनी नहीं होती थी जितनी लोग समझते थे। गंगा की शर्त उसके लिए एक दिवास्वप्न जैसी थी। गंगा हंसा और बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। अगर आप ये तीनों नहीं देना चाहते, तो मैं इस 4 पैटर्न तलवार की कमियां बता दूंगा, और बदले में आप मुझे 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स दे दीजिए। ये सुनकर मदन का धैर्य टूट गया और वह गरज उठा, लड़के, तुम मजाक कर रहे हो? गंगा बिल्कुल शांत रहा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्या हुआ, डर गए? हारने से डर रहे हो? मदन ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इस 4 पैटर्न हथियार में कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं। अगर तुम में इतनी क्षमता है, तो क्या चौथी कमी बता सकते हो? और तुम कहते हो कि मैं डर रहा हूं, तुम बहुत घमंडी हो। फिर उसने चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम 4 कमियां बता देते हो, तो मैं तुम्हें एक एक पैटर्न शैन वेपन दूंगा। 5 कमियां बताओगे तो एक और अगर 6 कमियां बता दी तो तीनों तलवारें तुम्हारी। गंगा ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, ये सौदा तो मुझे मंजूर है। उसके लिए ये तीनों तलवारें लगभग मुफ्त में मिलने वाली थीं। मदन ने आगे कहा, लेकिन अगर तुम 3 कमियां भी नहीं बता पाए, तो तुम क्या दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मुझे ही नुकसान हो। गंगा ने व्यंग्य करते हुए कहा, तुम वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर हो और इतनी भी समझ नहीं रखते। फिर उसने हाथ घुमाया और उसके हाथ में एक चमकदार 5 पैटर्न मिस्टिक तलवार प्रकट हो गई। उसकी तेज आभा ने काउंटर की तीनों तलवारों को फीका कर दिया।
बहुत जल्द आपको हमारे एप्लीकेशन पे ये सारी सीरीज़ मिल जाएंगी। वहाँ पर इसके आगे के एपिसोड में कंटिन्यू रखूँगा, यूट्यूब के आगे के एपिसोड वहाँ पर मैं डालना स्टार्ट कर दूँगा। 3-4 सीरीज़ के डालूँगा और मैं उधर नहीं और उतरेस तो कंफर्म में वहाँ पर अपलोड करूँगा सेपरेट सीरीज़ में। उसमें आपको सीक्वेंस वाइज सारे एपिसोड मिल जाएंगे। सागा सीरीज़ में एप्लीकेशन में अपलोडिंग करना स्टार्ट कर दूँगा। पूरा काम ख़त्म हो चुका एप्लीकेशन का, 1-2 दिन में बढ़िया अपडेट एक आ जाएगा। उसके बाद मैं वहाँ पर डालना शुरू कर दूँगा। मैक्स टू मैक्स 2 दिन लगेगा। उसके बाद आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एपिसोड इसके आगे के यूट्यूब पे। और स्टार्टिंग के एपिसोड का भी मैं अपलोडिंग का एक पर्सन हायर कर रखा है मैंने। अब वो अपलोडिंग स्टार्ट कर देगा। एपिसोड 1 से वो डेली अपलोड करता रहेगा 20-20 मिनट के एंड और कंप्लीट कर देगा सीरीज़। अच्छी वॉइस होगी वाली स्टार्टिंग से एपिसोड की। बाकी जिसको इसके आगे के एपिसोड सुनना है उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और वहाँ पर एपिसोड नंबर के बाद में वहाँ पर वो टाइटल लिख दूँगा मैं, तो वहाँ पर आप लोग सुन सकते हो। और डेली एपिसोड यहाँ पर भी मैं इसको शेड्यूल करूँगा तो यहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा और वहाँ पर भी शेड्यूल कर दूँगा। दोनों जगह आपको डेली एपिसोड 30 मिनट के आएंगे एपिसोड सारे, वो आपको मिल जाएंगे देखने को।